हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने समग्र बैच में, जहां ओनली आईएएस हिंदी माध्यम इस यूट्यूब चैनल पे आपको करवाई जा रही एक होलिस्टिक प्रिपरेशन। समग्र मतलब कोई भाग भी अछूता ना रहे आपके सिलेबस का। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी ए टू जेड वृहद तौर पे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे रेफरेंस बुक हो, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाने वाला है। इसी एजुकेशन रेवोल्यूशन को एक कदम एक बार में, वन माउंटेन एट ए टाइम के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ाने वाले। आप सबका प्यार, आप सबका जतन और ये जो एक एंगेजमेंट कहीं न कहीं कम्युनिटी का देखने को मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसी सीरीज में, समग्र बैच में, ज्योग्राफी में, मैं जगदीश चंद्र जांगड़ आपके सामने ऑलरेडी 11वीं की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पुस्तक के 4 चैप्टर 4 अध्याय ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। यहां पे उसके वीडियोस इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और पीडीएफ जो है वह पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी गई है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम के अनुसार। 5वां अध्याय शुरू करते दोस्तों, और इस अध्याय का कहीं न कहीं बहुत ही महत्व रहने वाला है आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में। भू आकृतिक प्रक्रियाएं जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है ना। कहने को ये चैप्टर कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत टफ होगा। ऑल यू नीड कि आप आंख बंद करके उस चीज को इमेजिन कर पाए। ज्योग्राफी एक विज्ञान है और विज्ञान को जब तक आप कहीं न कहीं तथ्यों के साथ, तर्क के साथ में आत्मसात ना करें, तब तक वह आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंतर्गत यूज नहीं आने वाली। अतएव मैं फिर से दोहराता हूं कि ज्ञान का होना व उसे प्रयोग कर पाना दोनों भिन्न चीजें हैं। So having the knowledge is very different and using a knowledge is entirely different game, है ना। और हमें तो प्रायोगिक ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है। अतएव हमें जो भी लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी पाठ यहाँ पे, जो अध्याय यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उनका सार्वभौमिक कहीं न कहीं ज्ञान ही नहीं लेना है। उनके उपयुक्त बेसिकली गत वर्ष के प्रश्न पत्र देख सकते हैं, आंसर राइटिंग देख सकते हैं, शॉर्ट नोट बना के देख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आए, यू विल ऑलवेज बी एबल टू रीच आउट टू मी कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप अपने डाउट पूछिए और टेलीग्राम पे भी आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने जो डाउट्स रहेंगे। आज इस ज्योग्राफी के क्लास नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं समग्र बैच के अंतर्गत, जो कि यूपीएससी के दृष्टिकोण से लाया गया और कहीं न कहीं पीसीएस हो, सीडीएस हो या फिर तमाम अन्य विद्यार्थी जो कहीं न कहीं ज्योग्राफी के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना चाहते हैं, इस क्लास को प्रयोग में ले सकते हैं। आपको आंसर राइटिंग या क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट टेलीग्राम के ऊपर जेजे सर पीडब्ल्यू यूपीएससी, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है पीएससी का। ठीक है ना, एट जगदीश_जांगड़ 123। ठीक है, सो ये पीडब्ल्यू का हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हमारा जो द हिंदू की एनालिसिस भी चल रही है, समाधान हर रोज 5 बजे होती है। आई गेस यू आर ऑल अटेंडिंग। क्या आप सभी अटेंड कर रहे हैं? कमेंट करके बताओ, है ना। तो उसकी भी आपको पीडीएफ जो है रेगुलर इस टेलीग्राम चैनल पे अवेल होने वाली है, आप निश्चिंत रहे दोस्तों। तत्पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सर हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक तरीके से जीरो लेवल से, स्क्रैच से बेसिकली उसको उठाया जा रहा है और आपको पढ़ाया जा रहा है। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट कैन हैपन टू द स्टूडेंट्स। पर मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि ज्ञान का होना और उसका प्रयोग कर पाना दो भिन्न चीजें। कईयों को नॉलेज है, पर कितने स्टूडेंट्स उस नॉलेज को यूज कर पे एक सक्सेस में कन्वर्ट कर पाते हैं? हाउ मेनी ऑफ देम आर अर्जुना नॉट द अभिमन्यु? अभिमन्यु ने क्या गलती किया था आपके पास में? राइट, कूद गया रणभूमि में कूद गया, चक्रव्यूह के केंद्र तक पहुंच गया, परंतु चक्रव्यूह भेदने के पश्चात सफलतः विजयी रूप से वापस बाहर निकलना नहीं आता था। राइट, तो आप भी कहीं न कहीं यहाँ समग्र बैच या समाधान बैच या अन्य तमाम जो भी बैचेस आप ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे फ्री हो या पेड, उनमें अभिमन्यु की भांति घुसिए मत खाली। उनमें घुसने के पश्चात अर्जुन की भांति कहीं न कहीं विजय श्री हासिल करके भी लौटना। और उसके लिए क्या जरूरी है? ज्ञान का होना, उससे भी कई गुना ज्यादा प्रायोगिक ज्ञान का होना, मतलब ज्ञान की प्रायोगिकता, उसकी यूटिलिटी, उसका यूज, उसका प्रयोग कर पाना आपको आना चाहिए। कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मैं मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इसको मैं लिख पा रहा हूं या नहीं लिख पा रहा हूं? दैट्स वेयर द यूटिलिटी लाइज, दैट्स वेयर द यूजफुलनेस लाइज। राइट, अतएव
आपको हर वीक बेसिकली हम यहाँ पे टेस्ट भी दे रहे हैं, और ये टेस्ट कहाँ पे अवेलेबल होगा? हमारा जो समाधान समग्र बैच है जो कि हिंदी माध्यम के लिए स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, इस बैच में बेसिकली जो कि फ्री बैच है, यूपीएससी पीडब्ल्यू ऐप पे जाएंगे, यूपीएससी कैटेगरी में जाएंगे, फ्री बैचेस में जाएंगे, और यहां पे आपको वो बैच दिख जाएगा। इस बैच को आप फ्री में एनरोल कर पाएंगे, उसमें कोई आपका मनी चार्ज नहीं किया जाने वाला। यू कैन जस्ट एनरोल इन द फ्री, और जैसे ही आप इसको एनरोल करते हैं आप एक हफ्ते में एक टेस्ट लिख पाएंगे जो कि यूपीएससी के पाठ्यक्रमानुसार होने वाला है। एंड आई हाईली एनकरेज कि आप अपने आप को बेसिकली जो है कसौटी पे परखिए कि क्या मैं प्रारंभिक परीक्षा में, खाली पढ़ते ही मत रहिए, ये भी देखिए कि कितना इसके अंदर सिंचित भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, राइट? चलिए, और लेट मी टेक अ मोमेंट टू एक्सप्रेस माई इमेंस ग्रेटिट्यूड कि आप लोगों ने बहुत प्यार यहाँ पे बेसिकली जो है दर्शाया है। लास्ट जो हमारे फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 गया था, महासागर महाद्वीपों का वितरण, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, बहुत ही अच्छे से आपने उसको पढ़ा, समझा, और अपने सहजता पूर्वक जो है वह ज्ञान कहीं न कहीं अर्जित किया। आई मस्ट टेक दिस मोमेंट टू योर डेडिकेशन। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते रहे, मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान सब जगह व्याप्त है, बस पात्रता हम में चाहिए। आप सुपात्र मिलिए, आपको ज्ञान देने वाले, आपको अभिमन्यु से अर्जुन बनाने वाले जरूर मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। आज बेसिकली जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, वह है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जिनको हम जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं। कि सर क्या हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमने बेसिकली इसको जाना, सीखा, समझा कि सर किस तरीके से जो है अर्थ वह डिफरेंट जो है आपके पास में डिफरेंट प्लेट्स के अंदर विभक्त है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरिक्स में हमने पढ़ा था, यस और नो? अब हमें ये पता चल गया कि सर महासागर कहां बने, क्यों बने, महाद्वीप कहां बने और क्यों बने, महासागर और महाद्वीपों का क्या विस्तारण अभी भी चल रहा है, क्या विस्थापन का अभी भी चल रहा है, ड्रिफ्ट चल रहा है, हाँ, कौन कौन सी थ्योरीज थी, हमने सब सीखा। अब सर ये सारी चीजें तो समझ ली, तो क्या शुरुआत में जो महासागर और महाद्वीप बन गए वो वैसे ही हैं या उनमें सतत परिवर्तन अभी भी चल रहे? तो हम कहते हैं सर अभी भी, आज भी, जिस मोमेंट पे आप इस क्लास को सुन रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअसली इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से पृथ्वी जो है वह क्या है, गतिशील है, परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, सो कौन से बल है, कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन से प्रोसेसेस हैं जो पृथ्वी को सरफेस के ऊपर और पृथ्वी के अंदर बार बार बेसिकली इन बदलावों का कारण बनती हैं? हमें उन बलों को जानना जरूरी है, किन बलों के कारण हमें पहाड़, पठार, मैदान, भूकंप, ज्वालामुखी, नदियां, घाटियां, है ना, कई बार बेसिकली ये भूस्खलन जैसी प्रक्रिया ये भी देखने को मिलती। सर कारण क्या है, कौन कौन सी ऐसी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस हैं, भू पृथ्वी आकृतिक शेप प्रक्रियाएं, वह प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के स्ट्रक्चर को शेप दे रही हैं, आकृतियां दे रही हैं, किस कारण वह बेसिकली बल जो हैं वह प्रकृति के अंदर जो पाए जा रहे हैं, उनके पीछे क्या कारण है, किन कारकों से बेसिकली वह बल कारक है आपके पास में, व्हाई दे आर इफेक्टिव, दैट वी विल बी नोइंग। सो आप चैप्टर की हेडिंग डाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स में हमें समस्या आती है। बच्चा आप एक काम कीजिए, प्लीज एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए और यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में चले जाइए। अगर आप 2023 की लेटेस्ट एनसीईआरटी देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 5 है। अगर पुरानी 2022 की एनसीईआरटी देखेंगे या उससे पहले की, तो ये चैप्टर नंबर 6 में शो किया गया है। एंड ऑफ द डे हमें यह जानना जरूरी है वो आकृतिक प्रक्रियाएं क्या है। आइए जानते हैं, सीखते हैं, वह समझने की एक चेष्टा करते हैं। तो सर ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो है ना, इसका चैप्टर सबसे पहले तो आप खोल के बैठ जाइए, है ना, टेक अ मोमेंट, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, अदरवाइज कंटिन्यूअसली सुनते भी रहें, और आप अपनी 11वीं की एनसीईआरटी को खोल दीजिए। अगर आपने खोल दिया, चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच जाइए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं ना, वैसे वैसे आप उन चैप्टर्स को बेसिकली रीडिंग देते हुए जाइए, उन पेजेस को, उन टॉपिक्स को रीडिंग देते हुए जाइए, तो आपको पता चलेगा कि वहां जो चीज एक लिस्ट है वो कैसे सिंप्लीफाई होगी, वहां जो कोई चीज लिख दी गई है उसको कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे इंटरलिंक करना है और आत्मसात करना है। राइट? इस क्लास के अंत में मैं आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। हाँ,
ताकि आपको पता हो किस तरह के प्रश्न उठ सकते हैं इस अध्याय से, और क्या आप उसके लेखन करने में, क्या आप उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम हैं या नहीं। क्योंकि अंत गोल जो है, एंड गोल जो है हम सभी का बेसिकली क्या है, आपको सक्षम बनाना। चाहे ये समग्र बैच हो, चाहे समाधान बैच हो, चाहे प्रहार या संकल्प, आपको सक्षम बनना यह अंत गंतव्य है, अंत लक्ष्य है, राइट। अच्छा, जिस स्टूडेंट्स के पास में एनसीईआरटी नहीं है वो क्या कर सकता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। दे कैन डाउनलोड द पीडीएफ्स एज वेल, है ना। पीडीएफ आप हिंदी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एंड ऑफ द डे इस क्लास का नोट्स भी आपको अवेलेबल होगा। जो हमारा बैच है पीडब्ल्यू ऐप पे, समग्र बैच ज्योग्राफी सेगमेंट में, इस क्लास के साथ उसका नोट्स भी अवेलेबल होगा। तो नोट्स की आप चिंता ना करें। अंडरस्टैंडिंग इज वाइटल। लोग नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। अंततः 6 महीने, 4 महीने, 12 महीने, साल 2 साल बाद में उनके पास फिर नोट्स का तो ये पिटारा होता, यहां कितना गया, राइट। तो सार किसमें है, समझने में। और जब समझ में आ गई चीजें तो क्या लिखना आसान है, बिल्कुल आसान है। हाँ या ना, जल्दी से कमेंट में लिख के बताओ मेरे को। बिल्कुल आसान है सर, है ना। तो हमारा लक्ष्य क्या है, एंड गोल क्या है, लर्निंग, है ना। तो जल्दी से सभी लोग मेरे को कमेंट में लिख के देंगे हैशटैग फॉर द लव ऑफ लर्निंग, फॉर द लव ऑफ लर्निंग, है ना। क्योंकि जब तक आप लर्निंग से, सीखने से बेसिकली एक मानसिक एकता, एक प्रेम, एक स्नेह, एक जॉय स्थापित नहीं करते उसके साथ में कि यस ये चीज समझ में आ गई, दैट थिंग ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, तब कहीं न कहीं जो है आप एक श्रेष्ठ कैंडिडेट बन पाएंगे, तब आप एक बेहतर, एक सूटेबल कैंडिडेट बन पाएंगे। क्योंकि आप में खाली क्यूरियोसिटी ही नहीं है, उस क्यूरियोसिटी को विल में ही नहीं, विल पावर में कन्वर्ट करने की भी आपके अंदर कैपेसिटी है। दैट्स वेयर the success lies, that's where the selection lies, है ना। I hope that you understood it। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। for the love of the learning we are moving ahead। तो सर इस इकाई में हम क्या सीखने वाले हैं, ये जो भू आकृतियां या जियोमॉर्फोलॉजी करके जो ये चैप्टर है हमारी ज्योग्राफी का, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं सर। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं भू आकृतिक प्रक्रिया। ये कौन कौन सी भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। भू मतलब पृथ्वी पे कौन कौन सी आकृति है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है, उनमें सतत जो है कहीं न कहीं वो सब गतिमान है। तो कारण क्या है, आप कहते हैं सर उनमें अपक्षय वेदरिंग हो रहा है, फिर कह रहे हैं कहीं कहीं वृहद शरण, कहीं कहीं मास मूवमेंट हो रहा है सर उनका, आप अपर्दन बताते हैं, उनका इरोजन बताते हैं, आप निक्षोपण, उनका डिपोजिशन बताते हैं, और कहीं न कहीं आप सॉइल फॉर्मेशन से भी बेसिकली इसको कल्मिनेट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 तो यहां पे आ जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में बेसिकली हम लोग चैप्टर नंबर 5 में और भी चीजें हैं कि सर ये जो भू आकृतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और उनका विकास कैसे आता है, तो उनको हम जानेंगे कि सर कौन कौन सी भू आकृतियां, पहाड़, पठार, मैदान कैसे बने, नदियां वगैरह, घाटियां वगैरह कैसे बनी, उनका विकास कैसे हो, दैट ऑल्सो वी विल बी नोइंग दैट। आई होप दिस इज क्लियर। सो इस टॉपिक का मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, यह सार है, यह अंत लक्ष्य है। अगर आप इन 2 लाइंस के साथ जस्टिफिकेशन कर पाएंगे, इसका मतलब है कि यह टॉपिक आपके हाथ में है दोस्तों। आई होप दिस अंडरस्टैंडिंग इज पिनकल। सबसे पहले मैं बेसिकली आपको बताना चाहूंगा, क्या हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आंसर किया है कि सर हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरीके से बेसिकली जो है इसकी भूपर्पटी या फिर जो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो आंतरिक संस्तरों का क्रम में कैसे विकास हुआ है। तो सर हमने कहीं कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी पढ़ी है, यस और नो, कहीं कहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी पढ़ी है, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है कि सर प्लेट्स का संचरण होता है, कहीं न कहीं वो प्लेट्स टकराती हैं, तो हमने गत क्लास में भूकंप को जाना, कहीं न कहीं फिर हमने ये भी पढ़ा कि वही पिघला हुआ मैग्मा कहीं न कहीं दरारों के थ्रू बाहर आता है तो ज्वालामुखी के रूप में भी बहता है, और इसी प्रकार भूपर्पटी का निर्माण होता है। उन्हीं आग्नेय चट्टानों से कहीं शैलों का निर्माण होता है, कहीं खनिजों का भी बेसिकली जो है हमें सूचनाएं मिलती है उनसे, और धरातल पर बेसिकली जो है हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में विस्तार से जानने का बेसिकली इस अध्याय में प्रयास करें। तो यहां तक तो हमने सीख लिया सारा कुछ कि सर क्या है अर्थक्वेक, क्या है वोल्केनो, ज्वालामुखी क्या है, किस तरीके से भूपर्पटी बनी है, किस तरीके से चट्टानें हैं, किस तरह के खनिज है। अब हम उससे एक कदम आगे जा रहे हैं, एक स्टेप आगे जा रहे हैं। सो
यहां से बेसिकली हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि सर जितना हमने हमारे धरातल के बारे में जाना है ना, हमारे इस पृथ्वी के बारे में जाना है ना, उससे और बेहतर इस विषय में और आगे जानने की कोशिश श्रेष्ठ बेहतर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो लक्ष्य क्लियर हुआ। तो सर काफी सारी चीजें जो हमारे अर्थ की सरफेस से हो रही हैं, चाहे कहीं भूकंप आ रहा है, भूकंप के बारे में मैंने पढ़ाया, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है, एवरीथिंग, वॉल्केनो भी हमने पढ़ा, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। अब हमको जानना क्या है, समझना क्या है दोस्तों, वो ये समझना है कि सर हमारा धरातल क्या ये कहीं न कहीं समान समतल धरातल है? नहीं सर, ये कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं छोटी पहाड़ियां दिखती, और कहीं न कहीं बेसिकली पठार दिखते, तो कहीं न कहीं उबड़ खाबड़ मैदान दिखते। सर कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हमारा धरातल असमतल क्यों है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पृथ्वी की ये भूपर्पटी की जो हमने बात की है ना दोस्तों, वी टॉक के सर हमारी अर्थ जो है वो कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेटेट में, है ना, प्लेट्स में विभक्त है, मेजर एंड माइनर, है ना, बृहद व लघु प्लेटों के अंतर्गत। यही जो प्लेटें हैं ना दोस्तों, यह गतिमान है, यह चलेमान है, तो भूपर्पटी गत्यात्मक है। हमारा लिथोस्फेयर इज कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यह लगातार चल रहा है, एक दूसरे की तरफ टकरा रहा है, अभिसारी प्लेट किनारे, एक दूसरे से दूर जा रहा है, अपसारी प्लेट किनारे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, स्लाइड पास्ट हो रहा है आपके पास में, तो कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज कहा हमने आपको। आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। तो क्षितिज का क्या मतलब हुआ आपके पास में कि सर या तो यह प्लेट्स एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली टकरा रही है, क्षैतिज रूप से टकरा रही है, या कहीं न कहीं यह एक प्लेट ऊपर जा रही है, मूवमेंट अर्थ के ऊपर की तरफ हो रही है या फिर नीचे की तरफ हो रही है, राइट। जो कि हॉस्ट एंड ग्रेबॉन में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर एक हिस्सा नीचे धंस जा रहा है, एक हिस्सा ऊपर उठ जा रहा है, हॉस्ट एंड ग्रेबॉन, जहां हमने फोल्ड माउंटेन, हमने खंड पर्वत को समझा था। जी हाँ समझा था सर, प्लेट टेक्टोनिक्स में जाना था हमने। तो यहाँ पे निश्चित तौर पर भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित थी। आज की तारीख में जो प्लेट्स की मूवमेंट है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं, परंतु पृथ्वी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स की, इस भूतल की, इस क्रस्ट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही थी, वो मूवमेंट्स की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, यहाँ पे तीव्रतर वह संचालित होती थी। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह के अंतर के लिए उत्तरदायी है। बहुत ही महत्वपूर्ण। और आई गेस जो सबसे पहली लाइन आपको जो इस चैप्टर में लिखनी चाहिए वो है यह कि सर हमारी इस भूपर्पटी का निर्माण किसके कारण होता है? कि सर पृथ्वी के भीतर सक्रिय बल है, आंतरिक बल है, उनके कारण होता है। और वो आंतरिक बल के बारे में हम जान चुके हैं कि सर कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं मैग्मा है आपके पास में, है ना, कहीं ज्वालामुखी आ रहे हैं आपके पास में, कहीं प्लेट्स टकरा रही हैं तो फोल्ड माउंटेन बन रही है ना, और कहीं उनमें ऊर्ध्वा के अलावा ऊर्ध्वाधर मूवमेंट हो रही है तो वहां पे ब्लॉक माउंटेन्स बन रही है। तो ये सारी चीजें कि सर जब यहाँ पे भीतरी बल जो सक्रिय होते हैं, आपके आंतरिक बलों में सक्रिय हो जाते हैं आपके पास में, तो यहाँ पे जब ये अंतर पाया जाता है तभी बाह्य सतह के अंदर भी अंतर देखने को मिलता है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले आंतरिक बलों के द्वारा ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर पैदा किया जाता है। तो अगर पृथ्वी के अंदर ये इस तरह के इंटरनल फोर्सेस अगर नहीं लग रहे हो तो यहां पे क्या नहीं हो, पृथ्वी की सतह पे कोई भी तरह की विषम आकृतियां, पहाड़, पठार, मैदान, ज्वालामुखी नहीं होंगे, राइट। तो मूलतः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होते रहते। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ये दिया कि सर जो यहाँ पे जो हमारा सन है, इस सन के द्वारा, इस सूर्य के द्वारा बेसिकली टेम्परेचर, तापमान मिलता है। इस टेम्परेचर से बेसिकली हमको प्रेशर मिलता है, और लो प्रेशर के कारण हमको पता है सर हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है, तो सर हवाएं लगातार बेसिकली बहती है आपके पास। और जब हवाएं कई सालों तक इन पहाड़ों को बेसिकली क्या करेगी, अपर्दित करेगी, निक्षेपित करेगी, ठीक है ना, धीरे धीरे बेसिकली इसको तोड़ेगी, है ना। एंड यहां पे वही चीज बोली गई है कि जितने भी बाह्य बल होते हैं उनको शक्ति कहां से मिलती है? जैसे नदियां बहती हैं, क्यों बही? कि सर पानी है, ढलान है, उसके कारण बह रही है आपके पास में। हवाएं बह रही है आपके पास में, क्यों? क्योंकि सर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं बहती है, हाई से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं, ठीक है सर। बट ये सारी चीजें होने के पीछे अंत अगर आप देखेंगे ना, तो फाइनल रीजन वर्षा के पीछे, ये फाइनल रीजन वायु के पीछे,
हर एक गतिमान बाह्य जनित बल के पीछे एक्सटर्नल फोर्स जो पृथ्वी की सतह के बाहर लग रहा है, जहां हम और आप खड़े हैं, जैसे हवा के प्रभाव में आते हैं ना, पानी के प्रभाव में आते हैं ना, तो वही तो ये पहाड़, ये मैदान, ये पठार, ये भी तो आएंगे। तो इनका भी लगातार बेसिकली क्या हो रहा है आपके पास में, इनसे भी यह प्रभावित होते जाते हैं, राइट। सो पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल लगते हैं। पहला है पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल, जिनको हमने कहा अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक इंटरनल फोर्सेस जो गए। दूसरा पृथ्वी की सतह के बाहर से लगने वाले फोर्स, जैसे कि विंड्स हो गई, हवाएं हो गई या पवनें हो गई आपकी, जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया आपके पास में। देयर आर अदर्स आल्सो, वी विल नो अबाउट देम। तो वो हो गए आपके एक्सटर्नल फोर्स, जिसको एक्सोजेनिक फोर्सेस कह दिया, है ना। तो कुछ बल अंतर्जात बल, कुछ बाह्यजात बल होंगे। इनको बेसिकली सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बल और अंदर के आंतरिक बलों के अनवरत प्रभावित होते रहते हैं और सर्वदा परिवर्तनशील है। तो अगर मैं कहूं ना सर ये पृथ्वी का क्रस्ट है, ये पृथ्वी की भूपर्पटी है यहाँ पे, तो ये जो भूपर्पटी है ना दोस्तों, अंदर से यहां से मैग्मा निकला तो सर यहाँ पे बन गया एक बड़ा सा बेसिकली जो है माउंटेन। अब सर यहाँ पे है सन, और इस सन की बेसिकली सनरेज के कारण क्या है आपके पास में, टेम्परेचर के कारण हवाएं चल रही है लगातार, है ना, हाई से लो प्रेशर की तरफ। और जो विंड्स हैं वो लगातार इसको इरोड कर रही है, इसका अपक्षय कर रही है, इसका अपर्दन कर रही है। मतलब इंटरनल फोर्स से पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बन रही है, एक्सटर्नल फोर्स से, हवाओं से, पानी से, लहरों से लगातार क्या हो रहा है, बाह्य जनित बल से उनका लगातार रिडक्शन हो रहा है, वो लगातार उनमें अनवरत प्रभावित हो रही है। सो यह चीज क्लियर हो गई, ये सर्वदा परिवर्तनशील है। तो एक्सोजेनिक बहिर्जनिक बल व एंडोजेनिक आंतरिक बल जो हैं, यहां पे आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं के परिणाम के रूप में कि सर एक सतह के ऊपर अंदर से कितना बल लग रहा और बाहर से कितना बल लगा, उसके अनुसार ही तो बेसिकली वहां पे पहाड़ या पठार या मैदान होंगे, पहाड़ या पठार या मैदान होंगे, राइट और रॉन्ग। तो वह उभरी हुई सतह है या नहीं है, या वियर डाउन है या बेसिन है, ये सारी चीजें कहाँ किसको पता चलेगी कि सर अंदर से कितना बल लगा, आंतरजनिक बल, बाह्य से कितना लगा, बाहिर्जनित बल, है ना। तो उसके बैलेंस के अनुसार वो सारी चीजें चलेगी, ठीक है। तो धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर में कमी होने को तल संतुलन कहा जाता है, इसको ग्रेडेशन कहा जाता है। तो कहीं न कहीं आपने कहा कि सर ये हमारी पृथ्वी के ऊपर हमने बहुत ही बड़ा सा पहाड़ है, पर सर लगातार ये हवाओं से, पानी से बेसिकली क्या हो रहा है, इसका अनाच्छादन हो रहा है, और कालांतर में कुछ करोड़ों वर्ष बाद में ये इतना ही बच गया। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर इट इज ग्रेडेड, इसका क्या हो गया, तल संतुलन हो गया, और भविष्य में और छोटा हो जाएगा, भविष्य में और छोटा हो जाएगा, और कुछ समय बाद में बेसिकली नॉर्मल पहाड़ की जगह एक मैदान की जैसा दिखेगा हमको। तो क्या हुआ रहा है, लगातार अपर्दन हो रहा है, इसका इरोजन हो रहा है इसका। इसके कारण कोई भी उच्चावच, कोई भी रिलीफ फीचर, कोई भी स्थलाकृति है, वह धीरे धीरे उसकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, और उस परिवर्तन को तल संतुलन कहा जा रहा है, उसको ग्रेडेशन कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तल संतुलन कहा जा रहा है, ग्रेडेशन कहा जा रहा है। तो अंतर्जनित शक्तियां लगातार निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाने का काम करती है। अंदर से शक्तियां जो भी है, जैसे यहां से वोल्केनो आया, वो क्या कर रहा है, इसको ऊपर उठाने का काम कर रहा है, राइट। लेयर बाय लेयर वोल्केनो ऐड होता जाएगा, है ना, मैग्मा ऐड होता जाएगा, लावा ऐड होता जाएगा, परंतु बाहर चलने वाली हवाएं, पानी लगातार इनका तल संतुलन करेगी, इनको ग्रेडेड करेगी, इनको इरोड करेगी, राइट और रॉन्ग। तो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं क्या करेगी, उसी उच्चावच, उसी रिलीफ फीचर में भिन्नता को समता में लेके आएगी, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर आंतरजनित बलों के कारण कहीं न कहीं हमें परिस्थिति जो है, कहीं जो है माउंटेन, कहीं प्लेन और कहीं प्लेट्यू देखने को मिल रहा है, जबकि बहिर्जनित बल लगातार चल के क्या करेंगे आपके पास में, इनको सब चीजों को फ्लैट कर देंगे, सब चीजों को लगातार फ्लैट कर देंगे। मतलब एंडोजेनिक फोर्सेस का क्या कार्य कि सर चीजों के अंदर विषमता पैदा करना, स्थलाकृतियों के अंदर विषमता पैदा करना, अलग अलग स्थलाकृतियों को जन्म देना। और बहिर्जनित बलों का क्या कारण, हवा का, पानी का, प्रकाश का, वेदरिंग का, कि सर इन सारी चीजों को धीरे धीरे इरोड करना, ग्रेड करना, तल को संतुलित कर देना। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि हमारी पृथ्वी पे
जितने भी स्थलाकृतियां हैं, रिलीफ फीचर्स है, वह बनते हैं आंतरिक बलों के कारण, और उनका तल संतुलन होता है, उनको कहीं न कहीं इरोड किया जाता है, उनका अपक्षय होता है, अपर्दन होता है बाह्य जनित बलों के कारण। तो आंतरजनिक बल क्या करता है? चीजों को बनाता है। बाह्य जनित चीजों को क्या करता है? तल को संतुलित करता है, या फिर ये कहूं उन स्थलाकृतियों को हटा देना। आज जो तुम्हें माउंट एवरेस्ट दिख रहा है, आज से करोड़ों वर्ष बाद में शायद वो माउंट एवरेस्ट इरोड हो चुका हो, वो वहां दिखे ही ना, वहां तुमको समतल मैदान दिखे, वह तल संतुलन का कार्य करेंगे यहां पे, राइट। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस समझ में आई, ऐसी प्रोसेसेस जिससे कि प्रकृति के अंदर पृथ्वी के ऊपर प्राप्त की जाने वाली, देखी जाने वाली जो आकृतियां हैं, उनके पीछे का रुझान, उनके पीछे का विज्ञान, उनके पीछे का तर्क आप समझ पाए। सो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो प्रकार की हैं विस्तृत। कुछ प्रोसेसेस, कुछ प्रक्रियाएं जो भू को आकृति देने वाली, पृथ्वी को आकृति को तय करने वाली है, वो आंतरिक बल होंगे, अंतर्जात बल। कुछ एक्सोजेनिक होंगे, बाह्यजात बल होंगे आपके पास में। फिर इनमें डायस्ट्रोफिज्म, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक है, वल्केनो है, ये सडन मूवमेंट है। डायस्ट्रोफिज्म मतलब स्लो मूवमेंट, जैसे एपिरोजेनिक है, ओरोजेनिक है, माउंटेन फॉर्मेशन, जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, कोई रातों रात थोड़ी हुआ है सर, है ना, कई करोड़ों वर्ष लगे हिमालय का ना। सबसे पहले ट्रांस है, सॉरी, सबसे पहले आपके पास में जो है ग्रेटर हिमालय है, हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक, धीरे धीरे आपके पास में ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी, है ना। तो लाखों वर्षों का धीरे धीरे जो प्रोसेस होती है, डायस्ट्रोफिज्म इसको कहा गया। ओरोजेनी इसमें आती है आपके पास में, है ना, एपिरियोजेनी है, ओरोजेनी है, ये हम पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में बेसिकली आप वेदरिंग करते हैं, किसी चीज को तोड़ना, है ना, और इरोड करना, उसका अपक्षय करना, ठीक है ना। जैसे मिट्टी का कटाव अगर सुनते हैं ना, इरोड करना, तो पानी से हो सकता है यह, है ना, हवा से हो सकता है, यह किसी भी चीज से हो सकता है। इन दोनों चीजों को हम समझेंगे, वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है। चलो तो मुख्य हमको समझ में आ गया कि सर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो तरह की हैं, आंतरजनिक बलों के कारण होने वाली और बाह्य जनित बलों के कारण होने वाली। आइए इनको समझते हैं। तो सर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, अब आप अपना क्लास का नया हेडिंग लगा लीजिए। क्या हेडिंग है बच्चा अपनी क्लास का? अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, है ना। इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं का अर्थ को समझना चाहेंगे तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित बाह्यजनित बलों के द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। कि सर लगातार क्या हो रहा है? लगातार दोस्तों जो आपके अंतर्जनिक बल पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं, बाह्यजनित बल जो पृथ्वी के ऊपर से लग रहे हैं, इनके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। अंदर के बल और बाहर के बल दोनों लगातार एक ही स्थलाकृति, एक ही पहाड़ पे, एक ही पठार पे, एक ही मैदान, एक ही घाटी के ऊपर लग रहे हैं, ठीक है ना। काफी रासायनिक क्रियाएं भी होगी इनके कारण, और इन रासायनिक क्रियाओं के कारण जो भूतल का, पृथ्वी का जो भूपर्वटी है, उसका जो विन्यास है, उसकी जो स्थलाकृति है, उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन को ही बेसिकली क्या कहेंगे कि सर यह भू आकृतिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं। तो उसके पीछे रीजन क्या था? कुछ सर फिजिकल प्रेशर है, भौतिक दबाव है, कुछ केमिकल रिएक्शंस है, कुछ रासायनिक क्रियाएं है। सो यहां पे इसके कारण पटल विरूपण हो सकता है, डायस्ट्रोफिज्म हो सकता है। क्या डायस्ट्रोफिज्म हमने यहां पे पढ़ा? सर डायस्ट्रोफिज्म का क्या मतलब हुआ कि सर जो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, बाहर से कुछ बल लगा, अंदर से कुछ बल लगा। अब इसके कारण ये हो सकता है सर इस तरीके से वलय बना ले, है ना। तो यहाँ पे जो एपीरियोजेनिक या डायस्ट्रोफिक मूवमेंट जो होती है, उनका क्या मतलब होता है? सर पटल विरूपण, है ना, या ज्वालामुखी भी हो सकता है। अच्छा, ज्वालामुखी वल्केनिज्म में बेसिकली क्या होगा? सडन जो भी यहां पे प्रक्रियाएं होगी, या तो हौले हौले होगी, या बहुत ही सडन आउटबर्स्ट के साथ, जैसे ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब फटा, वल्केनो, ज्वालामुखी के रूप में। अतएव यहां पे इन एक्टिविटीज को बेसिकली जो है सडन, त्वरित गति से होने वाली एक्टिविटी, जैसे अर्थक्वेक है, वल्केनो है। और डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म का क्या मतलब हो गया? जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कि सर हमारा डायस्ट्रोफिज्म का मतलब हो गया है कि सर पटल विरूपण, कि सर धीरे धीरे उसमें कहीं न कहीं पहाड़, पठार, मैदान, घाटी पर धीरे धीरे बन रहे, दे आर फॉर्मिंग वेरी स्लोली। कितना स्लोली? कि सर हम आंखों से नहीं देख पा रहे। इट इज हैपनिंग कि सर हिमालय हर साल 1 इंच बढ़ता है,
हर प्लेट जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से हर साल 1 या 1.5-2 सेंटीमीटर के करीब जो है बेसिकली वो टकरा रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग सर, यह कहीं न कहीं इतना छोटा परिवर्तन है कि हम हमारे जीवन काल में तो नहीं नोटिस कर पाएंगे इसको, राइट। अतएव कुछ चीजें बहुत ही स्लो है, पटल विरूपण हो रहा है, पृथ्वी का जो कहीं न कहीं पटल है, अर्थ का जो कहीं न कहीं धरातल है, उसमें लगातार चेंज हो रहा है, पर बहुत ही धीरे है। तो हम उसको कह रहे हैं डायस्ट्रोफिज्म है। सर ये क्या है? डायस्ट्रोफिज्म है। जैसे आपके पास में डायस्ट्रोफिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई भी सतह ऊपर उठ गई, सतह नीचे चली गई, टेंशन कंप्रेशन के कारण बेसिकली ओरोजेनिक पर्वतीकरण प्रक्रियाएं हो गई, पर्वत बन गया है ना, वलित पर्वत बना या फिर खंड पर्वत बना, फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, ये सारी चीजें उसमें आ गई, ठीक है। और सडन वाली तो सर वो वाली चीजें जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया। तो ये दोनों ही तो चीजें हमने बता दी कि सर डायस्ट्रोफिज्म या वोल्केनो यह कहीं न कहीं आपके पास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अलावा अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं और इसे पहले की इकाई में संक्षेप में विक्षेपित किया जा चुका है। तो क्या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर माउंटेन कैसे बना, कहां पे माउंटेन दिखेंगे, कहां अर्थक्वेक दिखेगा, कहां वोल्केनो दिखेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस पे हमारा कुछ ज्यादा विशेष ध्यान नहीं जाने वाला। तो हम किस पे फोकस करेंगे गुरुजी इस क्लास में? सर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस पे, है ना, बाह्य जनित बलों के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। कैसे वेदरिंग और इरोजन हुआ, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। वेदरिंग कैसे हुई, इरोजन कैसे हुआ, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, भूमिगत पानी के द्वारा, समुद्र के पानी के द्वारा, वह थोड़ा समझेंगे। तो इस इकाई में हम अपक्षय, वृहत शरण, मास वेस्टिंग और अपर्दन निक्षेपण, डिपोजिशन जैसी बाह्य जनित भू आकृतिक प्रक्रियाओं को अच्छे से पढ़ेंगे। इस अध्याय को विस्तार में बेसिकली विवेचना किसकी की गई है? एग्जैक्टली एक्सोजेनिक फोर्सेस की, क्योंकि एंडोजेनिक फोर्सेस से तो जो हमारे किस तरीके से पटल विरूपण हुआ है, क्या क्या उस पे फोर्सेस लगे, वो सारी चीजें तो हमने जानी है। यस और नो कमेंट में बताओ, क्या जाना अर्थक्वेक, क्या जाना वोल्केनो, क्या हमने जाना प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कैसे महासागर और महाद्वीप बने, सब जाना। अंतर्जनित बल कैसे, जैसे हमने पढ़ा था कन्वेक्शन करंट थ्योरी, मिड ओशनिक रिजेस, है ना, सारी चीजें तो पढ़ी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बाउंड्री। तो हमें पता है कि सर पृथ्वी के अंदर से क्या बल लग रहे हैं। अब बारी है पृथ्वी के बाहर से क्या बल लग रहे हैं, क्या हम उसको जाने? आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करने वाले हैं पृथ्वी के बाहर किस तरीके से वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन होने वाला है। राइट। सो प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व, जैसे कि हमारे पास में है जल, वाटर है आपके पास में, है ना, ये वाटर दोनों फॉर्मेट में हो सकता है। आइस फॉर्मेट में हुआ तो ग्लेशियर हो जाएगा, और अगर आपके पास में लिक्विड फॉर्मेट में हुआ तो ये रिवर की फॉर्मेट में हो सकता है। इट कैन बी अ रिवर एज वेल, है ना। तो ये तो या तो ग्लेशियर की फॉर्मेट में हो गया, जिसको हमने हिमनद कह दिया, वी आर कॉलिंग इट एज अ हिमनद। सो प्रकृति में किसी भी बाहिर्जनित तत्व, बाहर क्या पाया जाएगा? पानी है। हमारे अर्थ की सरफेस पे, धरातल पे क्या पानी देखने को मिलता है? बर्फ, ग्लेशियर्स देखने को मिलती है, वायु देखने को मिलती है, विंड, पवने देखने को मिलती है। तो यह धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण कर देती है, उनको एक्वायर कर देती है, उनको उठा लेती है। जैसे बताइए सर कैसे उठा लेती है? क्या आपने हवा में कहीं बेसिकली गाड़ी चलाते वक्त कई रेत के कंकड़ आंख में जाते हुए महसूस किए? तो सर आप तो धरातल से काफी ऊपर गाड़ी में बैठे हुए थे ना, काफी ऊपर गाड़ी की सीट पे बैठे हुए थे। तो सर स्कूटी चलाते वक्त, साइकिल चलाते वक्त वहां 5-7 फीट की ऊंचाई के ऊपर आपकी आंखों में वह कंकड़ या आपके आंखों में वह डस्ट कैसे गई? तो सर जो हवा है ना, उसने कहीं न कहीं उस डस्ट के पार्टिकल को एक जगह से उठाया और अपने साथ में एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया और दूसरे स्थान पे ले जा रही थी। रास्ते में आप श्रीमान उनसे टकरा गए और वह कण चला गया आपकी आंखों में। समझ में आई? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर यह जितने भी बहिर्जनित तत्व है, जल, हिम, वायु, हवा कह दूं मैं, आपके पास में जल कह दूं, यह इन धरातल के ऊपर पाए जाने वाले सारे पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है कंकड़ के रूप में। जितना उठा पाए, जैसा उठा पाए उठा लेगी। अब पानी है, जैसे बड़े ग्लेशियर से निकल रहा है आपके पास में, फोर्स ज्यादा है, उसका ढलान ज्यादा है, तो बड़े बड़े बोल्डर भी तो साथ में उठा के लेके आती है, हाँ या ना। शिवालिक की तलहटी के अंदर जो है हमको भाबर देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ऊपर से इतने बड़े बड़े जो हैं शैल खंड पानी के साथ में नीचे आ जाते हैं। क्यों आ गए सर? क्योंकि वह उन भारी तत्वों को भी अधिग्रहित कर पाया। वेग ज्यादा था सर, कहीं न कहीं स्पीड ज्यादा थी, ढलान भी ज्यादा थी सर,
तो हाई स्पीड एंड हाई स्टीप स्लोप के कारण क्या हुआ, वो बड़े बड़े पत्थर भी साथ में ले आई। अब हवा को देखिए, हवा भी तो कुछ ऐसा ही करती है आपके पास में। जब हवा वेग पकड़ती है आंधी के टाइम, देखो पूरा बेसिकली कितना बेसिकली धूल के कण पहुंच जाते हैं हवा के अंदर, राइट। उसने क्या किया, धूल के कणों को, अथवा मैं कहूं हमारे धरातल के ऊपर पाए जाने वाले पदार्थों को अधिग्रहित कर दिया, एक्वायर कर दिया, और हवाएं उड़ने लगती है। जब तक उसका वेग है वो उसको रखेगी अपने पास में और उसको परिवहन करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, राइट और रॉन्ग। और जब उसका वह वेग, वह स्पीड, वह ढाल कहीं न कहीं कम हुई, उसको छोड़ देगी, तो छोड़ देगी। जैसे हवा यहां से उड़ी, उस कंकड़ को, उस डस्ट को, उस मिट्टी के कण को उठाया, और जब तक उसमें वेग था उसने एक जगह से दूसरी जगह तक उसको ट्रांसपोर्ट किया। जैसे ही वेग कम हुआ, स्पीड कम हुई, वो कण ग्रेविटी के कारण वापस नीचे धरातल पे आ गया। यस और नो, यस और नो, यह चीज हमने समझी। तो पानी हो या हवा है, वो क्या करेगी, पहले तो अधिग्रहित करेगी, फिर परिवहन करेगी आपके पास में। तो ये भू आकृतिक इनको कारक भी कहा जाता है कि सर इनके कारण कहीं न कहीं। अच्छा, अब आप कहेंगे सर एक एक कंकड़ को, एक एक पत्थर को उठा देने से आपको लगता है कि पूरी पृथ्वी का जियोमॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगा? होएगा। कैसे? आप इस चीज को करोड़ों वर्षों के पैमाने पे देखिए दोस्तों। आज आपके सामने देखते ही देखते सुबह से शाम तक आपके घर के अंदर इतनी सारी मिट्टी इकट्ठी हो सकती है हवा से, आंधी के कारण। सोचिए करोड़ों वर्षों में कितना बड़ा भूभाग, कितनी सारी मिट्टी वहां से अधिग्रहित हो सकती है, उठाई जा सकती है, एक्वायर हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, और कहीं जगह पे निक्षेपित या डिपॉजिट की जा सकती है। जी हाँ, राइट। क्या कहीं पे ये रेत के टीले बना सकती है? क्या कहीं पे ये मैदान बना सकती है? क्या कहीं डेल्टा बना सकती है? जी हाँ, राइट। सो यहां पे प्रकृति के कौन कौन से बल लगते हैं कि सर हमेशा जब चीजें ज्यादा ऊंचाई पे है ना, तो ज्यादा ऊंचाई पे तो एक तो सर ये ढलान, ढलान के ऊपर का क्या मतलब कि सर यहाँ पे एक पत्थर है ना आपके पास पे, वो ढलान के साथ में अपना आप नीचे आएगा। तो जब भी ढलान देखने को मिलती है तो उस ढलान को हम लोग क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में, उसको कहते हैं ढाल प्रवणता, स्टीप ग्रेडियंट। कि सर ऊंची ढाल से नीचे ढाल तक आ गया, है ना, शीर्ष से वो कहीं न कहीं पदे स्थान तक आ गया आपके पास में, है ना। एक तो ये हो गया आपके पास में। तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं वो, और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। माउंटेन में भी तो यही होता है कि सर यहां से ये बड़ी बड़ी माउंटेन्स हैं, यहां से मटेरियल को उठाया और नीचे 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 ला करके यहां पे इकट्ठा कर दिया, उसको निक्षेपित कर दिया। निक्षेप करना मतलब डिपॉजिट, किसी चीज को अधिग्रहित करना, उठाना, एक्वायर करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और फिर उसको निक्षेपित कर देना, डिपॉजिट कर देना एक जगह। तीनों चीजें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक है। इनको स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं आपके पास में। तो ये समझ सकते हैं आपके पास में कि सर यही चीज है जो आपके पास में क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। बहिर्जनित कारक है आपके पास में, वह एक ही है। तो प्रक्रियाएं कह दूं आपके पास में, कारक कह दूं आपके पास में, तो स्पष्ट रूप में अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही है। जैसे हवा है, हिम है और वायु है ना। इन्हीं के कारण बेसिकली देखो, अब यहां पे अगर हम देखेंगे ना बच्चा, जस्ट सी दैट, यहां से स्टीप ग्रेडियंट से पानी नीचे आ रहा है, राइट। सो यहां से लगातार बेसिकली ये देखो, ये क्या हो रहा है, इट इज इरोडिंग द थिंग, है ना, इट इज इरोडिंग द थिंग, है ना। इरोजन मतलब समझ में आया आपके पास में? इरोजन का मतलब क्या हो गया आपके पास में, किसी वस्तु को अधिग्रहित करना, वेयरिंग अवे, रिमूवल ऑफ द रॉक सराउंडिंग, है ना। कहीं भी, नदी से, सागर से, हवा से, कहीं से भी हो सकता है ना। कुछ रिवर्स के अंदर ज्यादा मड और डर्ट दिखती है, उसके पीछे रीजन, क्योंकि सर वो आसपास के मैदानों से मिट्टी काफी उठा के ले आई है आपके पास में, राइट। तो ट्रांसपोर्ट करके लिए भी तो लेके जाती हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब, कि वही हवा, वही नदी उन सॉइल पार्टिकल्स को, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स को बहाकर, उड़ाकर कहीं और अपने साथ में ले गई, डिपॉजिट कर दिया। क्या मतलब हो गया कि सर उस मटेरियल को जब ढलान खत्म हो गई, जब ग्रेविटी का फोर्स लगने लगा, तो नदी ने, हवा ने एक जगह छोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि चीजें डिपॉजिट होने लग गई, निक्षेपित होने लगी, क्योंकि अब पहाड़ से नीचे उतरी ना नदी, तो वह इस तरीके से सामान को अपना डिपॉजिट करते हुए चली। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो
इस जगह से अगर आप ऐसे एक माउंटेनियस एरिया देखेंगे तो वहां पे नदियों का कहीं कहीं जो है यहाँ पे वर्षा हो रही है, और इस वर्षा के कारण बेसिकली क्या हो रहा है कि सर काफी सारा पानी जो है ढलान में नीचे बह रहा है। तो यहाँ पे ये जो रॉक्स है, इसके ऊपर जो मिट्टी है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे से शैल खंड है, उनके छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में नदियां अपने साथ में बहा करके नीचे ले आ रही है। अब यहाँ पे ढाल तीव्र है जब तक तो ओके, अब जब ढाल आपके पास में जो है कम होने लगी तो यहीं पे वो इनको डिपॉजिट करते हुए, मिएंडर करते हुए जिग जैग आगे बढ़ने लग जाएगी, यस और नो। और यहाँ पे वह ज्यादा से ज्यादा जो है इस अलूवियम को, इस मृदा को, इस जलोढ़ को निक्षेपित करेगी, डिपॉजिट करेगी, मैदान बनाएगी। अंततः जाकर के जैसे इसके अंदर जो है ज्यादा आगे ढलान कम हो गए समुद्र में मिलने वाली, तो यहाँ पे डेल्टा का भी तो फॉर्मेशन कर सकती है। डेल्टा भी क्या है, डिपोजिशनल प्लेन ही तो है, निक्षेपित मैदान ही तो है। सो ये सब ढाल का और वेग का खेल है। इट्स ऑल अबाउट द स्लोप एंड वेलोसिटी, स्लोप एंड स्पीड। कि सर हमारी जो हवा हो या हमारे जो ये नदियां हो या हमारे जो ग्लेशियर्स हो, इन एजेंट्स, इन कारकों के द्वारा कितना निक्षेपण किया गया, कितना बेसिकली इरोजन किया गया, कितना अपक्षय, कितना अपर्दन किया गया, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि सर यहाँ पे कितनी ढाल है। ज्यादा ढाल है तो ज्यादा यहाँ इरोजन है, कम ढाल है कम इरोजन है, सबसे कम ढाल है सबसे कम इरोजन है। जैसे जैसे ढाल कम होती गई डिपॉजिट करते गए, क्योंकि सर अब सामान को आगे नहीं ले जा सकते। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। एग्जाम्पल बताओ सर, कभी बेसिकली पहाड़ पे, मंदिर पे चढ़े हो सीढ़ियों के थ्रू या फिर कैसे भी चढ़ाई करके, तो जाते टाइम तो घुटनों पे जोर लगता है ना, धीरे 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 धीरे। आते टाइम, जाते टाइम तुमको 1 घंटा लगा होगा ऊपर मंदिर तक, नीचे आते टाइम क्या हुआ होगा, उस हिल स्टेशन से, उस मंदिर से नीचे आओगे, है अपना आप चलते हैं ना पाँव टक 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 फास्ट स्पीड से। जो 1 घंटे की चढ़ाई थी, नीचे उतरते टाइम 10 मिनट में पूरा। रीजन क्या था, रीजन क्या था, स्टीप ग्रेडियंट, है ना, कहीं कहीं ढाल प्रवणता। तो जो वो ढलान है, जो ग्रेविटी, वो तुम्हें हेल्प कर रही थी। वैसा ही तो क्या नदियों के साथ ही, इन पत्थरों के साथ भी तो हो सकता है ना, दैट कैन हैपन। तो यहां से ज्यादा इरोजन, और यहां पे ढलान कम हुई तो कम इरोजन, और कम हुई तो अब इरोड नहीं करेगा, अब चीजों को डिपॉजिट करने लगेगा अपने साथ में। जो पत्थर है, जो डस्ट है, जो कंकड़ है, उनको भी एक जगह पे निक्षेपित कर देगा, उन जगह डिपॉजिट कर देगा, छोड़ देगा एक जगह। धीरे धीरे समुद्र में मिलने से पहले सारा का सारा डेल्टा के आसपास में अपना जलोढ़, अपनी मिट्टी, अपना अलूवियम निक्षेपित कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। क्या ये समझ में आया? तो एक चेहरे पे स्माइल बन जानी चाहिए और जोश जो है वो कमेंट में दिखना चाहिए अभी, ठीक है। लेट अस सी दैट इन द कमेंट सेक्शन, लेट अस मूव फॉरवर्ड बच्चा। सो यह प्रक्रिया, अब हम बात किसकी कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं बहिर्जनित बलों की। तो बहिर्जनित बल हमको कुछ कुछ तो क्लियर हो गए कि यहाँ पे धरातल के पदार्थों के एक साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाते हैं। एक कारक एजेंट गतिशील माध्यम, जैसे प्रवाहित पानी हो, बहता हुआ पानी हो, हिमानी, मतलब आपके पास हिमानी क्या हुआ, ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है आपके पास में, है ना, जिसको हिमनद कह देते हैं, हवा है, लहरें हैं, जल धाराएं हैं, ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर सकती है आपके पास में, धरातल पे पाए जाने पदार्थों को हटाती हैं, कहीं और ले जाती हैं और ले जाके वहां निक्षेपित कर देती है। मतलब कहीं से उठाया, कहीं पे ले गए और कहीं पे डिपॉजिट कर दिया। तो यहां से एक्वायर किया, यहां से ट्रांसपोर्ट किया और यहां डिपॉजिट कर दिया। तो जो एक्वायर करते हैं ना, इसको कहा जाता है वेदरिंग। क्या कहा जाता है? वेदरिंग। जो ये क्या अपन ने इसको क्या कहा जाता है? इरोजन, इरोजन, है ना। और लास्ट में जो हमने डिपॉजिट कर दिया, निक्षेपित कर दिया, इसको कहा जाता है डिपॉजिशन, डिपॉजिशन, है ना। इसको हिंदी में लिखेंगे निक्षेपित करना, ठीक है ना। कटाव या अपर्दन, मृदा का कटाव, मृदा का अपर्दन बचपन से पढ़ता है ना। ये सारी चीजें याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रवाह युक्त पानी है, भूमिगत पानी है, ग्लेशियर है, हवा है, लहरें हैं, जल धाराएं हैं, वो यहाँ पे भू आकृतियों का कारक बन जाती, क्योंकि वही वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। वही कहीं न कहीं आपके पास में अपक्षय, इस वेदरिंग को अपक्षय लिखेंगे, अपक्षय, वही अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण करती है। बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बहिर्जनित बल, बहिर्जनित बल कहीं न कहीं क्या करेंगे? बहिर्जनित बल धरातल के पदार्थों का अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण करते हैं। अपक्षय मतलब कि सब बहुत बड़ा पहाड़ था,
इसको धीरे 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 छोटे छोटे कंकड़ में तोड़ दिया। ठीक है सर, तोड़ दिया तो वो तो ऊपर ही पड़ा रहना चाहिए, तो ऊपर ही, ओके। उसको यहां से नीचे भी तो लेके आया, इसको कहा अपर्दन। एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया सर, एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रवाहित करके लेके गई पानी या हवा। ठीक है, तो अपक्षय और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, ये जो गति हुई है ना ऊपर से नीचे की तरफ, इसको हमने क्या कहा, इसको कहा कटाव, अपर्दन, इरोजन। तो अपक्षय, इरोजन और इरोड करके धीरे धीरे जैसे ढाल खत्म हो जाएगी कहीं कहीं डिपॉजिट कर दिया जाएगा इसको एक जगह पे, है ना। तो जहां डिपॉजिट कर दिया जाएगा उसको निक्षेपण कहा जाएगा। 3 प्रक्रियाएं समझ में आई, चेहरे पे मुस्कान, दिल का कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। तो क्या हमें चीजें समझ में आई कि सर जितना बेसिकली बहिर्जनित बल होगा, चाहे नदी हो, ग्लेशियर हो, हवाएं हो, वह चीजों को क्या करती है, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, है ना। अंत में जाते हुए वो सेडिमेंट्स के रूप में देखने को मिलेंगे। दैट्स इट, दैट्स इट। और क्या आपको पता है कि ये सारी चीजें क्यों है, Why these all things? ये सारी चीजों के पीछे लक्ष्य, इन भू आकृतिक कारकों के पीछे, कारक मतलब एजेंट मतलब रीजन मतलब पानी, हवा, हिमनद, जलधाराएं, कौन है इनके पीछे? इनके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो है गुरुत्वाकर्षण, कि सर जो इस पहाड़ से नीचे की तरफ चीजें आ रही है क्यों आई, कि सर एक तो ग्रेविटी के कारण, ढाल के कारण है। दूसरा क्यों आई सर आपके पास में, सर डायरेक्शन तो तय किया आपके पास में ढाल ने, है ना, गतिशील बनाया इन पदार्थों को। दिशात्मक बल होने के साथ साथ कहीं न कहीं दबाव, एक स्ट्रेस भी बेसिकली यहां पे डालता है। प्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल, स्ट्रेस लहरों व ज्वार पाटा जनित धाराओं के द्वारा भी हो सकता है, जो कहीं न कहीं ज्वार और पाटा आता है उनके द्वारा भी बेसिकली जो है एक जो है इरोजन किया जा सकता है। अब गुरुत्वाकर्षण और ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। तो अपवर्तन, परिवहन और निक्षेपण, जो कहीं न कहीं हम जो कहते हैं वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये तीनों की तीनों जो चीजें हैं वो नहीं होगी। तो अगर आपके पास में ग्रेविटी है मतलब कहीं न कहीं पृथ्वी की ग्रेविटी है, हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए कि सर हमारी अर्थ की ग्रेविटी है, राइट, अर्थ की ग्रेविटी तो है। पर जो ये अर्थ की जो हमारी ग्रेविटी है ना, मतलब सर यहाँ पे कोई आदमी अगर यहाँ से कूदेगा तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर जाएगा, अंतरिक्ष की तरफ नहीं सर, नीचे की तरफ आएगा, न्यूटन ने बताया था, राइट। तो ये जो नीचे की तरफ आएगा मेरे भैया मेरी बहना, तभी तो हम कह रहे हैं कि सर हवा के साथ में भी कंकड़ पत्थर ऐसा तो फिर बहते ही रहते, डस्ट पार्टिकल, पर कहीं तो जाकर के वो डिपॉजिट हो रहे ना। क्यों हो रहे? क्योंकि सर जहां हवाओं की गति कम हुई, मंद हुई, अब हवाएं उन डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों को अपने साथ नहीं बाहर लेके जा रही, डिपॉजिट कर देगी धड़ाम। क्यों? रीजन ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब वही बात है कि सर यहां से छोटे छोटे बालू के, कंकड़ के टुकड़े जो धीरे धीरे वेदर हुए, जो धीरे धीरे अपक्ष में तोड़े हैं हवा ने, पानी ने हजारों साल में, वो हवा और पानी के साथ में नीचे आ जाते, कारण उस गतिशीलता के कारण ग्रेविटी। सो दो कारक है। अगर आपका किसी भी एरिया में ग्रेविटी नहीं है, अगर आपका किसी एरिया में जो है जो ढलान नहीं है, तो सर आप वहां पे क्या नहीं देखेंगे, आप वहां पे वेदरिंग, इरोजन नहीं देखेंगे। सो किसी भी एक ऐसे ग्रह पे चले जाएं जहां पे ग्रेविटी हो ही ना, क्या वहां पे ऐसी कुछ देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी सर। वहां पे कोई इरोजन नहीं देखने को मिलेगा, वहां पे कोई डिपोजिशन नहीं देखने को मिलेगा। अतः गुरुत्वाकर्षण और ढाल के सहारे ही सभी के सभी पदार्थ गतिशील होते हैं, उनकी गत्यात्मक सक्रियता बनी रहती है, डायरेक्शनल फोर्स इस पे लगते रहते हैं, क्योंकि ढलान के कारण एक डायरेक्शन मिल गई, ग्रेविटी के कारण एक डायरेक्शन मिल गई, नीचे की तरफ आना है आपके पास में, ठीक है ना। अतएव क्या मैं ये वक्तव्य दे सकता हूं, कैन आई जस्ट मेक दिस वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि सर अगर आपके पास में कहीं भी, अगर आपके पास में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ढाल प्रवणता का अभाव है, तो गतिशीलता संभव नहीं है। आप ही देखिए आज हर चीज मूव हो रही है, किसके कारण मूव हो रही है? प्राकृतिक रूप से। और आप ये मत कहना कि सर जेट इंजन तो इसरो ऊपर की तरफ छोड़ता है, ढलान का है, ग्रेविटी के तो अगेंस्ट जा रहा है। भाई वो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, कृत्रिम है, हमने बनाया है, उसको एक पर्टिकुलर प्रणोदन दिया जाता है, तब वो ऊपर की तरफ उठता है। ओके सर, तो प्राकृतिक रूप से अगर मैं कहूं, स्वतः अगर मैं कहूं, तभी इरोजन पॉसिबल है, परिवहन निक्षेपण तभी पॉसिबल है जब कहीं गुरुत्वाकर्षण हो, जब कहीं ढाल देखने को
मिलेगी। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं, ठीक है ना। यह बल वह है जो भूतल के सभी पदार्थों को संचलन को प्रारंभ करता है, और सभी संचलन चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो रहे हो, पृथ्वी के सतह पे हो रहे हो, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। और जैसे ऊंचे स्तरों से नीचे स्तरों की ओर आना, ऊंची वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर वायु का जाना, ये सारी चीजें जो हैं ग्रेविटी के कारण हो रही हैं और दाब प्रवणताओं के कारण हो रही हैं, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? जल्दी से मुझे एक कमेंट लिख के बता देंगे, जल्दी से मुझे एक कमेंट लिख के बता देंगे दोस्तों, एवरीवन विल डू दैट, ठीक है। और फिर हम समझते हैं कि सर इंटरनली ये फोर्सेस किस कारण लग रहे हैं। जल्दी से आई वॉन्ट अ कमेंट फ्रॉम यू गाइज। राइट, सो अभी हमने जाना किस प्रकार गुरुत्वाकर्षण व ढाल प्रवणता के कारण यहां पे गति संभव हो पाती है, और जितना भी हमको वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन देखने को मिलता है उनके पीछे मुख्य दो यह कारक रहते हैं। अब हम यहाँ पे अंतर्जनित बलों के बारे में भी एक बार इतना गहराई में नहीं, अपितु इसके पीछे के रीजन भी जानते हैं कि सर अंतर्जनित बल क्यों है। बाह्यजनित बल तो हमने कहा सर ग्रेविटी के कारण और ढाल के कारण है, सूर्य के प्रकाश के कारण, ये सारी चीजें समझ में आए। पर सर ये एंडोजेनिक प्रोसेसेस, अंतर्जनित प्रक्रियाएं जितनी भी चलती हैं, यह क्यों चल रही है? व्हाई दीज फोर्सेस आर बेसिकली देयर, राइट। सो यहां पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली भी काफी ऊर्जा होती, जिसे भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए वो प्रमुख बल का स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः क्या होती है? क्या हमने बताया था आपको कि सर थर्मल रेडियो एक्टिव करंट, जो थर्मल रेडिएशन करंट जो लगातार चलते हैं आपके पास में, है ना, मेंटल के अंदर। तो यहाँ रेडियोधर्मी क्रियाएं चलती रहती हैं आपके पास में, उनका अपक्षय होता है, राइट। उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं थर्मल कन्वेक्शन करंट भी चलती है, उष्मीय संवहन धाराएं हमने पढ़ा था ना इसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। फिर वो बेसिकली क्या है, हमारा प्लेट जो होती है वो मूव होती रहती है उसके ऊपर, उन कन्वेक्शन करंट के कारण, उन उष्मीय संवहन धाराओं के कारण। तो रेडियो एक्टिव क्रियाओं के कारण ही तो बेसिकली वो हो रहा होता है। फिर सर घूर्णन, अर्थ जो है वो लगातार अपनी एक एक्सिस के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। एंड व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पे लगातार पृथ्वी जो है वह घूर्णन करती है। कई बार हमने देखने की कोशिश की सर ज्वारीय घर्षण भी देखने को मिलता है, सर टाइडल फ्रिक्शन भी देखने को मिलता है। सूर्य और चंद्रमा के कारण जो है बेसिकली क्या होता है आपके पास में, कई टाइड्स बेसिकली अर्थ के ऊपर कॉज होते हैं, ज्वार और पाटा देखने को मिलता है, उसका भी रीजन हो सकता है। और पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी हुई भी कई सारी उसमें, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था अरबों वर्षों पहले, उस वक्त भी तो बेसिकली जो है पृथ्वी कुछ नहीं, एक आग का गोला ही तो थी। अर्थ वाज नथिंग, प्रीमोर्डियल अर्थ की बात करें, दैट वाज अ हॉट मॉल्टन गैस बॉल, राइट और रॉन्ग। सो भूतापीय प्रवणता के कारण कि सर पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट है, क्या है पृथ्वी के अंदर कि सर अंदर का तापमान बहुत ज्यादा है, सतह का तापमान कम है। तो लगातार बेसिकली यहाँ पे संवहन धाराओं का बेसिकली संचरण देखने को मिलता है। इन्हीं से प्राप्त उष्मा से पटल विरूपण होता है, डायस्ट्रॉफिज्म होता है। हमने कहा ना सर प्लेट्स मूव हो रही है, डायस्ट्रॉफिज्म मूवमेंट उसको कहा था अपन ने, पटल विरूपण कहा था। हमने कहा सर ज्वालामुखी है ना सर, कहीं न कहीं यही मिड ओशियनिक रीच का बेसिकली हमने पढ़ा था कि सर ये कहीं न कहीं डाइवर्ज हो रही हैं, ओशियन की जो नीतल है, फ्लोर है, वो डाइवर्ज हो रहा है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो बीच में से लावा आएगा और यहाँ पे कटक का निर्माण करेगा ज्वालामुखी के रूप में, राइट और रॉन्ग। सो यहाँ पे ये भूतापीय प्रवणताएं जो हैं, ये उष्मा प्रवाह जो है, इसी के कारण भूपरपट्टी की मोटाई और दृढ़ता में अंतर बनता है। तो अंतर्जनित बलों के कारण बेसिकली क्या तय होता है आपके पास में कि सर यहाँ पे कई सारी उष्माओं का संवहन होगा। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली जो है कितना बेसिकली यह जो हमारा एरिया जो है कहीं पे ज्यादा बड़ी होगी हमारी प्लेट और कहीं पे कम होगी, तो उसके पीछे का भी रीजन बेसिकली हमको समझ में आता है कि सर हमारी भूपरपट्टी की मोटाई कितनी होगी, वह दृढ़ होगी कि नहीं होगी। तो हमने कहा कि सर कुछ बसाल्टिक है, कुछ आपके पास में जो है ग्रेनाइटिक है ना, तो हमको उसकी दृढ़ता के बारे में, उसकी ब्रिटलनेस के बारे में भी पता चलता है वो भंगुर है या नहीं। अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, ठीक है ना। तो जैसे एक्सोजेनिक फोर्सेस हर जगह समान नहीं लगते, वैसे एंडोजेनिक फोर्सेस भी हर जगह समान नहीं लगेंगे, अलग अलग तरह के फोर्सेस लगने वाले। अंततः विवर्तनिक द्वारा नियंत्रित मूल भूपरपट्टी का सतह
असमतल होती हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी विवर्तनिक प्रक्रियाएं हैं कि सर इस अर्थ के ऊपर जितनी भी प्लेट्स हैं वो लगातार बेसिकली क्या कर रही है, टकरा रही है और एक दूसरे से दूर हो रही है ना। उनके द्वारा ही मूल जो भूपर्पटी है उसके अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, क्यों बन रही है, वो सब तय होता है। तो इंटरनल अर्थ के अंदर जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसके पीछे कई सारे कारण है। रेडियोधर्मी क्रियाएं हैं, पृथ्वी का घूर्णन है, ज्वारीय घर्षण है ना, अर्थ की शुरुआत से जो एनर्जी है, जो उष्मा है उसके पास में, ये सारी चीजें मिलकर के अर्थ के अंदर लगातार जो है उष्मा का प्रवाह हो रहा है। और जो ये जियोथर्मल एनर्जी है और जो ये रोटेशनल फोर्स है, यही कहीं न कहीं इंटरनल सोर्स है एनर्जी का पृथ्वी के लिए। क्या समझ में आया? तो जियोथर्मल मतलब पृथ्वी के अंदर की हीट। तो हमारी पृथ्वी जो है लगातार, हम सबको बताया कि सर इनके कारण प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है। अर्थ जो है कई प्लेटों में बेसिकली जो है उसका क्रस्ट ब्रोकन है और यह हमारे पास में मेजर और माइनर प्लेट जो है लगातार उनकी प्लेट किनारों पे कई एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। तो क्या ये चीज समझ में आई बच्चा पार्टी? एक तो है जियोथर्मल करंट कि सर हमारे पृथ्वी के अंदर जो है उष्मा का संवहन हो रहा है, एक निश्चित दिशा में हो रहा है, तो इसके कारण भी कहीं न कहीं वह बाह्य सतह के ऊपर है ना अंदर से प्रभाव आरोपित करती है। फिर सर पटल विरूपण। पटल विरूपण जैसे हमने कहा कि सर एक प्लेट से दूसरी प्लेट टकरा रही है, परंतु भूपर्पटी जो है वो जब संचलित हो रही है या फिर आपके पास में जब उसका निर्माण हो रहा होता है, तो वो सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी के संचलन, उनके उत्थापन और उनका निर्माण का कार्य करती है, उन्हें पटल विरूपण के रूप में कहते हैं। जैसे मिड ओशियनिक रीजेस के आसपास में हम कहते हैं कि समुद्र का नया तल बन रहा होता है, पढ़ा ना, समुद्र का नया तल बन रहा है वहां पे। जैसे हमने बताया कि सर जब दो प्लेटें टकरा रही है, यहां पे आपके पास में क्या बन रहा है, हिमालय बन गए सर, आपके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण यहाँ हिमालय बन गए थे आपके पास में। तो ये भी एक तरह की क्या है, पटल विरूपण है, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट है। तो यहाँ पे तीक्ष्ण वलन बनना आपके पास में कि सर स्टीप फोल्ड बन जाना। फोल्ड का मतलब होता है सर ये हिमालय क्या है, इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स ही तो है, हिमालय क्या है, इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स ही आपके पास में। धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप संरचना संबंधित प्रक्रियाएं कि यहाँ पे सर कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन हो जाना। कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुए? तो हमने कहा था ना कि सर लगातार सर प्लेटों के टकराने से, दूर जाने से या स्लाइड पास्ट होने से, है ना। अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और कन्वर्जिंग कंजर्वेशन प्लेट बाउंड्रीज के आसपास में अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण भी बेसिकली भूकंप भी आ सकते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक्स में बेसिकली क्या है, छोटी मोटी मूवमेंट है, उसके कारण अर्थक्वेक रिलीज हो सकता है फोकस पॉइंट से, है ना। और क्षितिज संचलन के कारण यहाँ पे प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो डायस्ट्रॉफिज्म हमको समझ में आ चुका है कि ओवरऑल जो हमारी यह प्लेट्स हैं, ओवरऑल ये जो हमारी प्लेट्स है, आज हमको पृथ्वी ऐसी दिख रही है तो पृथ्वी ऐसी थी नहीं, ये डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट के कारण भूपटल के अंदर बेसिकली जो है कई पटल विरूपण हुए। लगातार जो ये विरूपण हुआ, डायस्ट्रॉफिज्म हुआ, जैसे प्लेट्स टकराई, फोल्ड माउंटेन्स बनी, और आज बेसिकली जो है हमको हमारा यह एरिया जो है यह हिमालय इस तरह देखने को मिलते हैं। उच्चावच भू आकृतियां, जियो मॉर्फोलॉजी। क्या ये क्लियर हुआ? तो डायस्ट्रॉफिज्म का क्या मतलब हो गया आपके पास में? डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब हो गया कि कहीं पे भी, जैसे कि पहले ये एक ही भाग था पर कहीं आपके पास में ये एरिया नीचे धंस गया, ये एरिया ऊपर उठ गया, है ना। तो माउंट बनी, जिसको फॉल्ट माउंटेन का अपन ने, ब्लॉक माउंटेन का, खंड पर्वत का, या फिर दोनों तरफ से जो है संपीड़न बल लगने के कारण जो है बीच में से ये इस तरीके से एंटीक्लाइन सिंक्लाइन तरह से बेसिकली फोल्ड माउंटेन बन गए। तो यह कहीं न कहीं डायस्ट्रॉफिज्म के अंतर्गत आता है, एपिरियोजेनिक ओरोजेनिक फोर्सेस में आता है, ठीक है, क्लियर है। तो पर्वत निर्माण प्रक्रियाएं हैं। तो ओरोजेनी जो है, पर्वतनी इसको कहा जाता है। ओरोजेनी बेसिकली क्या है, ओरोजेनी क्या है, पर्वतनी, पर्वत का निर्माण करने की प्रक्रियाएं, जबकि महाद्वीपीय संरचना को महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। अब पर्वतनी और महाद्वीपीय संरचना प्रक्रिया, जैसे एपिरियोजेनी का क्या मतलब होता है, जहां पे कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन हो रहा है, महाद्वीपों की रचनाएं हो रही है। फिर भूकंप है, प्लेट विवर्तनिकी है, ये सारी बेसिकली जो है ये क्या है, एंड ऑफ द डे इनको आंतरिक, इनको इंटरनल एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं में क्या हो रहा है, या तो ये टकरा रहे हैं, इनका दबाव, इनके पे प्रेशर लग रहा है, इनका आयतन और इनका टेम्परेचर में डिफरेंस होता रहता है आपके पास में, फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। तो जब भी आपके पास में डायस्ट्रॉफिज्म होगा, जब भी आपके पास में कहीं न कहीं यहां पे इस तरह की मूवमेंट होने वाली है, आंतरिक मूवमेंट होने वाली है, तब
तब बेसिकली आपके पास में क्या होगा, एक तरह की चट्टान उच्च ताप उच्च दाब में, उसके कारण कायांतरण होगा। हम सभी को पता है आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान में बदल सकती हैं, अवसादी चट्टानों कायांतरित चट्टानों में बदल सकती है, राइट, क्योंकि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में वह कायांतरण करती। काया मतलब फॉर्म, उसका शेप, उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं को और सहजता से समझते हैं और सीखना शुरू करते हैं। बच्चा जल्दी से लिखेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं पृथ्वी की सामग्री पर भौतिक तनाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण बनने वाले पृथ्वी की सतह के विन्यास में परिवर्तन लाने वाले एंडोजेनिक एक्सोजेनिक बलों को भू आकृतिक प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? ऑब्वियसली सर, हमने पढ़ा दिया। और डायस्ट्रोफिज्म और ज्वालामुखी जो हैं, यह दो मुख्य एंडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, जो आंतरिक कहीं न कहीं जो है बल है हमारे पास में। एक एजेंट क्या होता है आपके पास में, एजेंट का मतलब कारक का क्या मतलब है आपके पास में कि सर गतिशीलता का माध्यम क्या है, कोई पानी के कारण, बर्फ के कारण, आपके पास में हवा, लहरें, धाराएं वगैरह हैं, इन सभी के कारण बेसिकली क्या हो सकता है, पृथ्वी की सामग्री लगातार एक जगह से हट के दूसरी जगह पे परिवहन हो के तीसरी जगह पे डिपॉजिट हो सकती हैं, राइट। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके। एंडोजेनिक फोर्सेस पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा के कारण बनते हैं। अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं और इनका कारण क्या है कि सर भू तापीय प्रवणता, कि सर अर्थ का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर है, कहीं कम टेम्परेचर है, तो लगातार बेसिकली इनके अंदर एक साइक्लिक मूवमेंट देखने को मिलती है, साइक्लिक मूवमेंट देखने को मिलती है। अतएव भीतर की गर्मी का प्रवाह, क्रस्ट की मोटाई, उनकी ताकत की भिन्नता के कारण अंतर्जात बलों की क्रियाएं एक समान नहीं होती। कहीं बेसिकली पृथ्वी की जो सतह है वो बाहर की बहुत मोटी, कहीं जगह बहुत ही कम है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि सर महाद्वीप काफी मोटे होते हैं, उनका क्रस्ट काफी मोटा होता है, भूपर्पट्टी काफी बड़ी होती है, हमने कहा था 20-25 किलोमीटर तक, जबकि महासागर का हमने थोड़ा छोटा बताया था, उसके अंदर के भूपर्पट्टी काफी छोटी होती है सर वहां पे। तो इसीलिए टेक्टोनिक रूप से नियंत्रित मूल क्रिस्टल सतह असमान होती है। Hence, आपके पास में पृथ्वी पे हर जगह पे बेसिकली क्या नहीं होते, समान रूप से अंतर्जनित बल नहीं लगते, है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बल लगते हैं। डायस्ट्रोफिज्म हमने जाना है। डायस्ट्रोफिज्म का क्या मतलब है, वो सभी प्रक्रियाएं जो पृथ्वी के इस क्रस्ट का बेसिकली जो है उनमें चेंज लेके आती हैं, उनको डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है, ठीक है ना। परंतु याद रखना डायस्ट्रोफिज्म की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, स्लो स्लो, यू कैन नॉट ऑब्जर्व। आप इनको आंखों से नहीं देख सकते कि हिमालय बन गए मेरी आंखों के सामने, नहीं देख सकते, मिड ओशियनिक रीजेस बन गई मेरी आंखों के सामने, नहीं देख सकते, है ना। स्लो बट स्टडी मूवमेंट, है ना, स्लो बट स्टडी, धीरे 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 अनवरत ये होते हैं। तो ओरोजेनी भी एक अलग चीज है। ओरोजेनी मतलब पर्वतीकरण, पर्वत निर्माण की प्रक्रियाएं, इनमें गंभीर रूप से सिलवटों का विकृत हो जाता है। जैसे हमने बताया ना कि सर इंडियन प्लेट जो है वह यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहां पे बेसिकली क्या है, यहाँ का सेडिमेंट जो है वह फोल्ड हो गए, अपलिफ्ट हो गए और हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हिमालय बन गए थे। अभी मैंने जीआईएफ के रूप में भी आपको दिखाया, हमने जीआईएफ के रूप में भी उसको देखा, जाना, सीखा, समझा। तो क्या आप मेरे सभी विद्यार्थी एक शॉर्ट नोट बन के होमवर्क लिखेंगे, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या अंतर होते हैं, अंतर्जनित बल व बाह्य जनित बल में क्या अंतर होते हैं, और सबमिट करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पता है ना आपको, मेरा टेलीग्राम हैंडल JJ सर PW UPSC, इस टेलीग्राम हैंडल पे आप अपना नाम बताएंगे, है ना, आप अपना बैच, समग्र बैच बताएंगे, आप अपना चैप्टर बताएंगे और अपना होमवर्क इमेज या PDF फॉर्मेट में शेयर कर देंगे। सिंपल। वहां अच्छा होमवर्क नहीं करूं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। करूं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक टीचर की मेंटरशिप मिलेगी, आपने जो सीखा कि आप उसको लिख भी पा रहे हैं, ये चीज का भी बेसिकली जो है आपको खुद को ही टेस्टिमनी मिल जाएगा, और जो कमियां रही हम भी सुधारेंगे। हमारी नजर में भी कई बच्चे आते हैं, और कोई जरूरी नहीं है, मेरे कुछ बच्चे जो IITs में है, IIMs में है, कुछ बच्चे जो हैं ऑलरेडी PCS के अंदर लगे हुए हैं और अपने रैंक इंप्रूव कर रहे हैं, UPSC के अंदर भी लगे हुए हैं। तो अब हम बेसिकली ये बैच क्यों लेकर आए, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट वही क्वालिटी जो हम पेड में दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, रीजन ताकि जहां पे संसाधन नहीं पहुंच पाए वहां पे हम पहुंचे, UPSC वाला पहुंचे, यहां पे बेसिकली इस
कलम के माध्यम से एक क्रांति लाने की एक सहज कोशिश की जा रही है। आई गेस इसके एक नन्हे मुन्हे सिपाही आप भी हैं, और आपको भी इन्हीं छोटे छोटे जतन के द्वारा यहां पे बताना है कि आप भी कर सकते हैं। यस, आई कैन डू इट सर, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज, आई going to do it. I'm going to do it. Just write down this homework and I'll definitely be checking with all the delightness. ठीक है? @JJ PWUPSC ये टेलीग्राम हैंडल है आपका। अब सर, इन्हीं अंतर्जनिक बलों के कारण ज्वालामुखी देखने को मिलते पृथ्वी की सतह पर कई बार जो है अर्थ के अंदर का जो ये मॉल्टन मैग्मा है, पिघला हुआ मैग्मा है, वह दरारों के थ्रू बेसिकली ऊपर की तरफ उठता है, और यहाँ पे वो बेसिकली क्या है, एक तरह का वोल्केनो की फॉर्मेट में भी आप उसको इरप्शन में देख पाएंगे। पिघली हुई जो चट्टानें हैं जब तक ये पृथ्वी की सतह के अंदर हैं तो हमने उसको मैग्मा नाम दिया। क्या नाम दिया? मैग्मा नाम दिया। जब ये पिघली हुई चट्टानें बाहर आ गई, हॉट मॉल्टन रॉक्स, तो हमने इसको बाहर बहती हुई मॉल्टन रॉक्स को हमने बोल दिया लावा। तो यह भी कहीं ना कहीं बहिर्मुखी ज्वालामुखी रूपों का गठन करता है। ये सारी चीजें हमको पता है। तो बहिर्जनित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनको ऊर्जा कहां से मिली? हम कहते हैं सर पानी कहां से आया? बारिश। बारिश कहां से हुई? सूर्य के ताप के कारण हवाएं चली, विंड चली, और विंड्स के कारण कहीं न कहीं मॉइस्चर इकट्ठा किया गया और ऊपर ले जाके कंडेंस किया गया, और बादलों में बेसिकली वो कंडेंसेशन के कारण बारिश हुई। सो अंत गोल जो है हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी बहिर्जात प्रक्रियाएं, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं बच्चा, वह सूर्य के द्वारा प्रदत्त प्रकाश, उष्मा, इसी ऊर्जा का ही बेसिकली जो है प्राथमिक कारण उसका देखा जाता है। तो बाह्यजनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य की परम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वातावरण के कारण और टेक्टोनिक कारकों द्वारा निर्मित ग्रेडियंट से प्राप्त करती है। सबसे पहला ये कि सर इनको ऊर्जा कहां से मिली? इनको सर हीट मिलती है सन से। दूसरा हमने क्या कहा था सर? स्लोप, राइट? स्लोप है ना। तो सर इनको ढाल कहां से मिलती है? तो सर कहीं पहाड़, कहीं पठार, और कहीं मैदान। कहीं मैदान है, ठीक है ना। तो यहां पे बेसिकली ज्यादा है आपके पास में ढाल, यहां पे कम ढाल है, और यहां पे तो बहुत ही कम ढाल है सर आपके पास में। सो यहां पे ये जो स्लोप है, ये दाब प्रवणता है, वो टेक्टोनिक कारकों के द्वारा। आप कहोगे टेक्टोनिक कारक क्या सर? कि कहीं ना कहीं बेसिकली दो प्लेट्स टकराई, हिमालय बने, माउंट एवरेस्ट ज्यादा ढाल है सर हिमालय के अंदर, है ना। अच्छा सर, ठीक है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के दौरान कहीं न कहीं लावा भी निकला होगा, कहीं न कहीं पठार भी बने, है ना, और कहीं न कहीं आपके पास में मैदान भी बाकी रह गए होंगे कुछ स्थानों के अंदर। सो यहां पे प्लेट टेक्टोनिक पृथ्वी की इन प्लेट गतिकी के कारण बेसिकली जो है यह ग्रेडियंट्स प्राप्त हुए होंगे। ग्रेडियंट्स मतलब ढलान, ढाल प्राप्त हुए होंगे। तो यहां पे टेम्परेचर और वर्षा दो महत्वपूर्ण जलवायु के तत्व होते हैं, ठीक है ना, कि किसी स्थान का कितना तापमान है, वहां पे कितना बेसिकली जो है रेनफॉल हो रहा है, कितनी वर्षा हो रही है वहां पे, तो उसके आधार पे बेसिकली तय होगा। अगर किसी स्थान पे बेसिकली जो है तापमान अधिक है तो क्या होगा? वर्षा होगी कि नहीं होगी? अगर होगी तो उसके कारण, वर्षा के कारण बेसिकली क्या होगा? जो पानी होगा वो इसी स्लोप को बेसिकली धीरे धीरे ग्रेड करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? तो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल, यह भी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस, बहिर्जनित प्रक्रियाओं के ऊपर। इन्हीं के कारण होता है कहीं कहीं अपक्षय। अपक्षय, अपक्षय इसको लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है वेदरिंग, वियरिंग इट आउट, है ना। मूलतः आपको देशी भाषा में बोल दूं, बहुत ही बड़ा पत्थर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, इसको कहा जाता है अपक्षय। तो अपक्षय पृथ्वी के पदार्थों को मौसम के द्वारा, जलवायु के द्वारा यहां पे धीरे धीरे क्या किया जाता है? चट्टानों के ऊपर यांत्रिक विघटन कर दिया जाता है, मैकेनिकल रूप से तोड़ दिया जाता है। कैसे? जैसे आप लेते हैं बेसिकली एक बहुत ही बड़ा मिट्टी का ढेला, उस पर दोनों साइड से अपनी हथेलियों से प्रेशर लगाते, तो क्या हुआ? वो मिट्टी का ढेला धीरे धीरे पूरा मिट्टी के बालू के छोटे छोटे कणों के अंदर तब्दील हो गया, रेत में तब्दील हो गया, राइट। सेम वे अब ये सोचिए कि सर ये इतना बड़ा बेसिकली चट्टान है, हवाओं के द्वारा, पानी के द्वारा, टेम्परेचर तापमान के द्वारा, और भी कई केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, और भी कई जीवों के द्वारा इसके ऊपर लगातार क्या चल रहा है? इनकी वेदरिंग चल रही है, इनका अपक्षय चल रहा है। क्षय मतलब घटना,
है ना। अपक्षय का क्या मतलब क्या, वेदरिंग डाउन। तो ये वियरिंग डाउन हो रहा है, ये वेदरिंग डाउन हो रहा है, इसका अपक्षय हो रहा है। यांत्रिक बल इसके ऊपर लग रहे हैं, रासायनिक बल इसके ऊपर लग रहे हैं, है ना। और इन सभी चीजों के कारण वो चीज धीरे धीरे जो बड़ा सा पत्थर है वो टूट करके छोटे छोटे कंकड़ रेत के टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये जो अपक्षय की प्रक्रियाएं हैं दो तीन तरह से होती है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है। उसमें से पहली प्रक्रिया जो है हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेदरिंग, भौतिक प्रक्रिया है। अब यहां पे इसमें कार्बोनेशन हो सकता है, जल योजन हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है ना। इनके कारण बेसिकली क्या हो सकता है कि चट्टानों के ऑक्सीजन की सतह पर मिट्टी के पानी के कारण या फिर एसिड के द्वारा लगातार प्रतिक्रियाओं के, मतलब केमिकल वेदरिंग की बात कर रहा है, कि लगातार केमिकल के संपर्क में आने के कारण भी, है ना, ऑक्सीडेशन जिसको कह रहे हैं, कार्बोनाइजेशन जिसको कह रहे हैं ये लोग, है ना। कई जीव जंतु वहां पे रहते हैं, है ना, जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, वो लगातार कई केमिकल्स का या एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एसिड्स इन चट्टानों पे हाथों हाथ में तोड़ देंगे इसको, कई सैकड़ों सालों के अंदर धीरे धीरे उस चट्टान को कमजोर कर देंगे। पानी उसको और तोड़ेगा, हवा उसको और तोड़ेगी। धीरे धीरे उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से उन्हें विघटित किया जाता है, उन्हें भंग किया जाता है और उन्हें एक अच्छी कैलेस्टिक अवस्था में कम करने का कार्य करती हैं। सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए गर्मी के साथ साथ पानी, है ना, टेम्परेचर दो, पानी दो, गजब की हवाएं उसके ऊपर चले, ऑक्सीजन उसको हो, कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रॉपर मिले। तो उन सभी चीजों के अंदर फिजिकल और केमिकल वेदरिंग बहुत ही खतरनाक तरीके से होती है। तो जनरली जो बेसिकली हमको इस तरह का दिखता है ना, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, माइक्रोब्स की प्रेजेंट में, है ना, एसिड्स की प्रेजेंट में धीरे धीरे उसकी केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग होती रहती है। तो शुरुआत में जो बेसिकली हमको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखती हैं, वो आगे जाते हुए इरोड हो जाता है। तो भौतिक अपक्षय की काफी प्रक्रियाएं हैं, है ना। यांत्रिक अपक्षय, तो इसके अंदर कुछ लागू बलों पे भी वो निर्भर करता है आपके पास में। इनमें से कई बल सतह पर और विभिन्न प्रति सामग्री पर भीतर लागू होते हैं, जिनमें से चट्टान टूट जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण ये चट्टान क्या करती है, फैल जाती है। कोई भी गर्म चीज फैलती है, हॉट थिंग्स एक्सपैंड, ठीक है। और रात को बेसिकली जब हमारे चंदा मामा है तब बेसिकली क्या होगा, रॉक का सरफेस जो है वो बेसिकली ठंडा के कारण वो संकुचित होगा। किसी भी सतह का तापमान कम होगा तो वो संकुचित होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो अब देखो सर, दिन में तो ये फैले, रात को संकुचित, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। अब ऐसे ही तुम यह चीज करने की कोशिश करो, कोई भी चीज लगातार कई सैकड़ों सालों में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करते 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 क्या होगा, धीरे धीरे टूटेगी, धीरे धीरे उसके अंदर जॉइंट्स, फ्रैक्चर्स, दरारें पैदा होगी और धीरे धीरे जो है वह टूट जाएगी। उसका बाहरी किनारा, बाहरी सतह टूट जाएगी आपके पास में, उसमें क्रैक्स में पानी भर जाएगा। पानी रात को धीरे धीरे जो है, अगर तापमान शून्य से में बर्फ में जम जाएगा और बर्फ उसके अंदर और फ्रैक्चर्स गहरे करेगा और पानी गहराई में जाएगा और बर्फ जमेगा और बर्फ जो है और दरारें पैदा करेगा। सो धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे, है ना। ये फ्रीजिंग के कारण बेसिकली इसमें क्या होगा, रिपीटेड फ्रीजिंग और थॉ के कारण रॉक जो है उसमें जॉइंट लाइंस डेवलप हो जाएगी, उनमें दरारें पैदा हो जाएगी और हवाएं और पानी उस पर काम करके क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगी। तो जो चट्टान हमको ऐसे दिखी, धीरे धीरे उसका भौतिक अपक्षय होता गया। क्या समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। जैविक अपक्षय भी होता है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, वह भी अपक्षय का काम करते हैं। जी हाँ सर, जैसे जीवों के कारण भी बेसिकली जो हैं भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि सड़ने वाले पौधे, पशुओं के पदार्थ के कारण हैमिक कार्बनिक व अन्य एसिड उत्पादन में मदद करते हैं, जो कुछ तत्वों का क्षय और घुलनशीलता को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो जड़ों के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह निकालते हैं, तो यह भी जैविक गतिविधियों के कारण भी तो ऐसा कुछ संभव है। बिल्कुल है। जैसे देखिए सर, ये पेड़, इसकी जड़ों के अंदर ये चट्टान को देखिए, है ना, जड़ों के अंदर पाए जाने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने इन चट्टान को कितना बेहतरीन तरीके से तोड़ दिया। तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है सर? ये देखिए, इस एरिया में देखिए, इस चट्टान को कितना शानदार तरीके से वेदर कर दिया गया है। इसका कहीं न कहीं जैविक अपक्षय हुआ कि नहीं हुआ, वेदरिंग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। यहाँ पाए जाने वाले खनिज, आयन, मृदा को बहुत ही अच्छे से, रॉक्स को तोड़ दिया गया है। ये देखिए। सो सर, यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग बहुत ही पीक पे पाई जाती है। तो वेदरिंग, अपक्षय समझ गए। सबसे पहले वेदरिंग, अपक्षय
कैसी हो सकती हैं? फिजिकल हो सकती हैं सर। इसमें हीटिंग और कूलिंग, तापमान का प्रभाव, फिर सर पानी का और हवा का प्रभाव, इसके कारण कोई भी खंड शिला जो है वो अपने छोटे छोटे भागों में विघटित हो सकती हैं। तत्पश्चात केमिकल का पढ़ा कि सर कई बार जो है हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले केमिकल्स के कारण उसमें ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और एसिड्स का लगातार उस पर एक्सपोजर के कारण वह अपने खंडशिला जो होती है वो धीरे धीरे उनका विघटन होना शुरू हो सकता है। ठीक है ना। फिर बायोलॉजिकल का भी हमने पढ़ा कि सर यहाँ पे कई जैव होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, उनके कारण भी बेसिकली कई सारे एसिड्स रिलीज किए जा रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति के अंदर जो है लगातार क्या किया जा सकता है? बायोलॉजिकल या जैविक वेदरिंग अपक्षय हो सकता है। राइट और रॉन्ग? फिर हम कहते हैं सर मौसम के विशेष प्रभाव। सर क्लाइमेट का भी एक वेदरिंग के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है सर, कि सर कहीं न कहीं जो एक एक्सफोलिएशन करके एक वर्ड पढ़ने को मिलता है जिसको हम बहिर्पर्पण कहते हैं। पर्पण मतलब परपट्टी, जो बाहर की पपड़ी होती है ना। तो बहिर्पर्पण या फिर एक्सफोलिएशन एक परिणाम है, लेकिन एक प्रक्रिया नहीं। कि सर लगातार फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग हुई, लगातार भौतिक, रासायनिक व जैविक तरीके से वहां अपक्षय हुआ, और उस अपक्षय के कारण जो ये खंडशिला है इसके ऊपर लगातार बेसिकली क्या हो गया है? यहां पे इन चट्टानों की आधारशिलाओं के सीपों के कम या ज्यादा घुमावदार चादरों के उखड़ने से चिकनी और गोल सतहें प्राप्त हो गई आपके पास में। तो यहाँ पे ये इस तरह का आपको एक चिकनी या फिर ये गोल सतह देखने को मिले लगातार, है ना। तो ये सारी क्या है? ये इस कारण हुई क्योंकि सर ज्यादा तापमान, कम तापमान, उसमें लगातार टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज से इनका एक्सपेंशन हुआ, इसका संकुचन हुआ। इसके कारण कुछ भाग टूट गया, कुछ भाग अभी भी उसी रॉक का बचा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यह है आपके पास में एक्सफोलिएटेड रॉक के सर इसके ऊपर की जो पपड़ी है, इसके ऊपर की जो परपटी है ना, फॉइल जो है उसमें से कुछ भाग टूट गया, कुछ भाग बचा हुआ है। एक्सफोलिएशन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिर्पर्पण। चट्टान के बाह्य सतह के ऊपर इनका रीजन एक्सफोलिएशन इज कॉज्ड बाय अनलोडिंग, है ना। कि सर कहीं न कहीं आपके पास में ये पूरी पेरेंट रॉक थी और इसके ऊपर की जो चट्टान है वो लगातार बेसिकली क्या हो गई? वेदर डाउन हो गई, है ना। कुछ भाग इसका ओवरले मटेरियल का दिख रहा है और कुछ भाग बह के हवा पानी के साथ चला गया है। तो कुछ इस तरह की बेसिकली हमको चिकनी सी, पॉलिश सी, सर्कुलर फेस के अंदर फॉलिएटेड रॉक्स देखेगी अपन को, है ना। तो एक्सफोलिएशन भी वेदरिंग का ही रिजल्ट है। दिस इज रिजल्ट, दिस इज नॉट द प्रोसेस। यह परिणाम है, यह प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया क्या है? अपक्षय। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, यांत्रिक या भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय के फलस्वरूप हमको यहां पे इस तरह का विघटन देखने को मिलेगा या बहिर्पर्पण या एक्सफोलिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अपक्षय का महत्व भी है सर। अपक्षय के कारण क्या होगा? अपक्षय प्रक्रियाएं चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करती हैं। इसके कारण हमें रेजोलिथ और मिट्टी का निर्माण मिलता है। देखो सर जनरली बेसिकली ये सारी की सारी तो चट्टानें होती तो ऐसी है। तो सर जो यहाँ पे अगर अपक्षय और इरोजन होगा इस रॉक में, तो सर धीरे धीरे हमको क्या होगा? ये पेरेंट रॉक जो एक बड़ा सा चट्टान है वो टूटेगा और छोटे टुकड़ों में बारीक टुकड़ों में हमें धीरे धीरे मिट्टी मिलेगी। रेजोलिथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो रेगोलिथ देखने को मिलता है, जो मिट्टी देखने को मिलती है, वह इसी कारण देखने को मिलती है। ठीक है ना। और यहाँ पे कटाव और बड़े पैमाने पर जो है स्थल को भी यह प्रभावित करता है। गोज विदाउट सेइंग, ठीक है, गोज विदाउट सेइंग। सो यहाँ पे ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसा हुआ? नीचे तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? ये अनवेदर्ड रॉक है जिसका अपक्षय नहीं हुआ। यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे वेदरिंग शुरू हो चुकी है और सबसे ऊपर जो है हाईली वेदर्ड यहाँ पे सॉइल देखने को मिलेगा। सॉइल देखने मतलब जो चट्टान है इसको इतना वेदर किया, इतना अपघटित किया, इतना छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है हवा ने, पानी में, कि अब यहाँ पे सॉइल, मिट्टी देखने को मिलती है। तो प्रॉपर जो नीचे खंडशिला है वह अपक्षयित होते होते हमको यहाँ इरोज वेदरिंग के कारण क्या देखने को मिलता है? सॉइल देखने को मिलता है, मिट्टी देखने को मिलता है। तो चट्टानों और निक्षेपों में अन्य कई खनिज भी पाए जाते हैं आपके पास में। तो जो दोस्तों खनिज हैं, कई मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, यह भी बेसिकली कुछ मूल्यवान अयस्क हैं। यह हमको कहाँ मिलते हैं? इन्हीं वेदर्ड रॉक मटेरियल्स के बीच में। तो कुछ मूल्यवान अयस्कों का संवर्धन भी होता है, उनकी सांद्रता भी बढ़ जाती है, जिनको एनरिचमेंट कहा जाता है। तो ये हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है।
तो वेदरिंग इज नॉट ऑलवेज बैड, है ना। जैसे एक एरिया है जहां पे इस गोल्ड के आसपास में और भी काफी सारा कुछ क्या था आपके पास में, रॉक का काफी अपशिष्ट मटेरियल था, तो वो हवा से पानी से वेदर डाउन हो गया, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, पीछे बचा खाली सोना। अब हम क्या कर पाएंगे, उस एरिया में जाएंगे, इस रॉक को उठाएंगे और सोने को बेसिकली अपने यूज मिलेंगे, इकोनॉमिकली यूज मिलेंगे, राइट। ऐसा ही सिल्वर, आयरन, है ना, कोल, मर्करी, सल्फाइड, टीन, एल्यूमिनियम, रेड ऑक्साइड, कॉपर, लेड, इनके लिए किया जा सकता है। सांद्रता बढ़ जाती है, मतलब जो नॉर्मल फालतू की जो चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं अशुद्धि, इंप्योरिटी है, वो हवा से पानी से अपक्षयित हो गई, वो दूर हो गई। अब हमारे पास में बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे जो मूल्यवान अयस्क हैं, जो ओर हैं, जो खनिज हैं, उनका संवर्धन, उनका एनरिचमेंट हो गया, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी सांद्रता, उनकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई। यस और नो, क्योंकि मिट्टी बह के चली गई, पीछे क्या बचा, खनिज। तो यह भी तो एक फायदा है कि सॉइल मिली हमें, ज्यादा सांद्रता के, ज्यादा संवर्धित जो है अयस्क, मूल्यवान अयस्क मिले, ठीक है। फिर एक और चीज बेसिकली आपको यहां पे समझनी है बच्चा, वो है बाह्य वृहद संचलन, मास मूवमेंट क्या होता है। देखिए, मास मूवमेंट का ये मतलब हो गया आपके पास में कि वो जितने भी मूवमेंट, जहां पे जो डेब्रिस है, ढलान के अंदर कोई भी चीज जो है वो नीचे की तरफ आ रही है ना, तो शैलो का वृहद जो डेब्रिस है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटी के कारण बेसिकली क्या है, सीधे ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका मतलब हवा, पानी, हिम अपने एक साथ स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ हवा, जल या हिम ले जा सकता है आपके पास में। तो दो चीजें हैं सर, आपको जो समझने की कोशिश करनी है यहाँ पे। अपन बार बार कहते हैं सर पानी के साथ में मटेरियल नीचे जा रहा है, हवा के साथ मटेरियल जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। पर कई बार बेसिकली क्या हो सकता है कि सर मटेरियल ग्रेविटी के कारण भी नीचे जा सकता है ना। तो मलबा भी जो है अपने साथ पानी को, हवा को, हिम को नीचे ले जा सकता है। तो वृहद मलबा मास वेस्टिंग में क्या होगा, इसमें संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है। इसके फलस्वरूप पदार्थों के छिछले से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन, पतन, फॉल सम्मिलित होते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर शैलो अपक्षयों से पैदा हुए सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि वृहद संचलन के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। तो ये मास मूवमेंट क्यों हुआ बच्चा, मास मूवमेंट क्यों हुआ सर, ये इतना बड़ा बेसिकली पहाड़ है, ठीक है। पहले ये इस तरीके से था सर आपके पास अब क्या हुआ, हजारों सालों में क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ पे जितना भी ये पेरेंट मटेरियल था उसको धीरे धीरे वेदर कर दिया, अपक्षय कर दिया, छोटे छोटे कणों में, टुकड़ों में, मिट्टी में तोड़ दिया गया। किसके द्वारा, हवा ने, पानी ने, एटसेट्रा। तो अब क्या हो रहा है सर हमारे पास में कि सर अब यहाँ पे लगी ग्रेविटी, एक दिन क्या लगी यहाँ पे, ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी के साथ में ये पूरी की पूरी मिट्टी नीचे की तरफ, ये पूरा का पूरा एरिया नीचे की तरफ ट्रांसपोर्ट होने लग गया। तो ये गति की विद्या गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत होती है। तो मास मूवमेंट किसके कारण हुई, मास मूवमेंट किसके कारण हुई, वृहद संचलन किसके कारण हुआ, कि सर यहां पे जो ये वेदर्ड मटेरियल है, ये अपक्षयित कहीं न कहीं धरातल के जो पदार्थ हैं, जो मिट्टी है या जो शेलखंड है, वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल के साथ में नीचे की तरफ स्थानांतरित कर गए। तो ये प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत चट्टान के मलबे का द्रव्यमान को ढलानों के नीचे स्थानांतरित हो गए, ठीक है। ये इस तरीके से हो सकते हैं कि रॉक फॉल हो गया, चट्टाने नीचे की तरफ गिर गई, लैंड स्लाइड हो गया, पूरा का पूरा स्लैब जो है जमीन का वो नीचे की तरफ आ गया, स्लंप हो गया आपके पास, वो कुछ नीचे आया, फिर कुछ नीचे आया, फिर कुछ नीचे आया, यूं स्लोप्स के रूप में कर्व्ड स्लिप प्लेन्स के अंदर आया, मड स्लाइड आया आपके पास में, सैचुरेटेड जो है मिट्टी वो पानी के साथ में वो नीचे की तरफ आ गई मड के रूप में। सो प्लेंटी ऑफ द वे। और रीजन हमेशा क्या है बच्चा, रीजन हमेशा क्या है बच्चा, रीजन इज ग्रेविटी। कारण क्या है कि जो वेदर्ड मटेरियल है, अपक्षयित पदार्थ है, जो टूटे हुए शैलखंड है, जो मिट्टी है, वो बेसिकली किसके साथ नीचे आ गई, ग्रेविटी के कारण ढलान के साथ साथ नीचे आ गई, ढलान के साथ साथ नीचे आ गई। तो यहाँ पे मास मूवमेंट जितनी भी देखने को मिलती है हमको, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की सहायता मिलती है और भू आकृतिक एजेंट है। यह भी कहीं ना कहीं जो है हमारे भू की आकृति को, पृथ्वी की आकृति को, है ना, रिलीफ स्ट्रक्चर को शेप करता है सर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बहता पानी है, ग्लेशियर है, हवा है, लहरें है, धारा है, ये भी मास मूवमेंट की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब इस बार मास मूवमेंट स्पेसिफिकली रीजन आपके पास में वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, इसमें हवा, पानी, ग्लेशियर का रोल है। मास मूवमेंट में इनका रोल नहीं है, मास मूवमेंट में ग्रेविटी का रोल है, मास मूवमेंट में गुरुत्वाकर्षण का रोल है। क्या ये समझ में आया? वेदरिंग,
इरोजन और डिपोजिशन, मतलब पहाड़ के ऊपर किसी मटेरियल को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तरीके से तोड़ दिया मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा, उसको अपक्षय कर दिया, उसको अपन ने क्या कर दिया, वेदर कर दिया, तो वहां पे वेदरिंग हो गई, हवा और पानी के साथ में वह अपर्दित होकर के नीचे आ गया, वह ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे आ गया, ठीक है ना, और नीचे बेसिकली वो मैदानों के अंदर निक्षेपित हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो वेदरिंग, इरोजन और कहीं कहीं डिपोजिशन, ये सारा का सारा क्या है आपका, यह हवा और पानी ग्लेशियर्स के द्वारा किया जा सकता है। बट ये जो मास मूवमेंट है, ये जो मास मूवमेंट है, यह हवा और पानी के द्वारा नहीं किया गया, यह मास मूवमेंट किया गया है सर आपके ग्रेविटी के द्वारा, यह किया गया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। कि सर यहां पे जो ये वेदर्ड रॉक मटेरियल है, अपक्षयित कहीं न कहीं आपके पास में चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो पृथ्वी के, क्योंकि अब मेन रॉक से थोड़ी जुड़े हुए, दे आर नॉट एनी मोर एसोसिएटेड विद द मेन रॉक, वह अपनी पेरेंट रॉक से तो अलग हो चुके ना, क्योंकि हवा से, पानी से टूट चुके, तो जो वो टूट चुका उसको बेसिकली ग्रेविटी के ढलान के कारण ढप करते नीचे खींच लेती है, राइट, ढलान के अनुरूप वो नीचे आ जाएगा। तो इसको कहा हमने मास मूवमेंट। इसको क्या कहा हमने बच्चा, मास मूवमेंट। क्या आपने हेडिंग लगाई थी बहुत अच्छे से वृहद संचलन मास मूवमेंट के बारे में, है ना। सो यह हवा और पानी से नीचे नहीं आया, यह सारा मटेरियल नीचे आया ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना। और भारीपन यहां पे जो है आपके पास में प्रवाह और स्लाइड मूवमेंट के तीन रूप हो सकते हैं, पाले की वृद्धि और अन्य कारणों के मिट्टी का भारी हो जाना। प्रवाह और स्लाइड मूवमेंट के तीन रूप हो सकते हैं, अलग अलग है आपके पास में, रोटेशनल, ब्लॉक, रॉकफॉल, टॉपल, क्रीप, अर्थ फ्लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फॉल हो सकती है, रॉक कैन फॉल एज वेल, है ना, ग्रेविटी के कारण कहीं एक तरीके से पूरा पूरा रॉक बेड है वही पूरा नीचे आ सकता है। स्लंप हो सकती है कि जैसे यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो चट्टान जो थी यहाँ पे वो कुछ नीचे आ गई, है ना, कुछ नीचे आ गई, है ना, इस तरीके से कि पहले ये भाग नीचे गया, फिर ये भाग नीचे गया, इस तरीके से आ सकता है। कई बार मड फ्लो भी देखा जा सकता है ना। फिर आता है एक सर भूस्खलन। अब भूस्खलन में क्या होगा सर, भूस्खलन जो है बहुत ही स्पीडी चीज है, तीव्र और अवगम्य संचलन है, अवगम्य संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षतया शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, ड्राई होंगे आपके पास में, और संलग्न वृहत का आकार व आकृति शैल में अनिरंतरता की प्रकृति और क्षरण का अंश ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। तो लैंडस्लाइड क्या हो सकती है कि सर यहाँ की जो कहीं न कहीं आप पूरा ड्राई है एरिया, और ये ड्राई एरिया भी बेसिकली जो है ग्रेविटी के कारण यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग नहीं, है ना, और ये अचानक से कहीं न कहीं जो है तीव्र, अपेक्षाकृत तेज और बोधगम्य गतिविधि आपके पास में, यू कैन टेक एक्नॉलेज कि हाँ ये एरिया नीचे जा रहा है भाई, बच के चलना। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड भूस्खलन संभव है। और लैंडस्लाइड भूस्खलन के कारण बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस ढलान के ऊपर रह रहे हो तो मारे जाओगे, सड़क है तो हादसों में, या फिर यहाँ पे अगर घाटी में रह रहे हो, घर है यहाँ पे, तो भी लैंडस्लाइड के कारण यहाँ पे जान और माल की हानि हो सकती। तो यहाँ पे अपेक्षाकृत यहाँ पे ड्राई मटेरियल होता है, ड्राई मटेरियल होता है, ये देखो पूरा का पूरा मटेरियल नीचे की तरफ आ चुका है। जिस ढलान पर ये गति होती है उसके संबंध में पीछे की ओर घूमने के साथ चट्टान के मलबे की एक या इकाइयां खिसकना बेसिकली जो है ढलान के साथ में सॉइल हो, रॉक हो, डेब्रीज हो, वो नीचे आ गई। मास मूवमेंट, वृहद कहीं न कहीं जो है आपके पास में तौर पे यह गति को देखने को मिलती है। सॉइल क्रिपिंग भी इसी का एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। तो सर ये सारी चीजें हो गई आपके पास में वेदरिंग के बाद में हमने मास मूवमेंट को समझा। अब हम जानते हैं सर क्या होता है कटाव और निक्षेपण, इरोजन क्या है और डिपोजिशन क्या है। हमने कहा ना कि सर कोई भी चीज जो है पहाड़ों पे वेदर होकर के ट्रांसपोर्ट होकर के कहीं डिपॉजिट होगी। तो सर यहाँ वेदरिंग है, यहाँ पे इरोजन है, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, सर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे डिपोजिशन है ना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण। तो यहां पे अब हम दूसरी और तीसरी प्रक्रिया, पहली होगी वेदरिंग, अब हम दूसरी और तीसरी एरोजन और डिपोजिशन को पढ़ रहे हैं, कटाव को और निक्षेपण को पढ़ रहे हैं। सर कटाव में चट्टानी मलबे का अधिग्रहण होता है। सर यहां पे जो हमने कहा ना कि वेदर्ड छोटे छोटे रॉक मटेरियल है, ये तो ये छोटे छोटे रॉक मटेरियल है ना, तो यहाँ पे हवा और पानी बेसिकली इस रॉक मटेरियल को एक्वायर कर लेगी, अधिग्रहित कर लेगी, और यहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। यहां पे याद रखना कटाव में, इरोजन वाली प्रोसेस में दो चीज होती है, एक इनको एक्वायर कर लिया,
अधिग्रहित कर दिया, जो भी वेदर्ड छोटे छोटे जो ये रॉक के मलबे हैं, टुकड़े हैं, और इनको बेसिकली जो है एक जगह से दूसरी जगह पे परिवहन कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर लिया। तो इनका परिवहन व अधिग्रहण शामिल होगा। निक्षेपण में क्या होगा? निक्षेपण में क्षरण का परिणाम है। सर निक्षेपण जो है आपके पास में यहां पे उसी मटेरियल को ला करके आपने इकट्ठा कर लिया, उसको क्षरण कर दिया, एक ही जगह पे डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पे क्या हो रहा? वेदरिंग, यहां से उसको एक्वायर किया, एक्वायर करके अधिग्रहित करके उसका परिवहन किया, और परिवहन करके कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पे वेदरिंग हो रहा है, यहां पे इरोजन हो रहा है, और यहां पे डिपोजिशन हो रहा है। ये इस तरीके से जो है बहिर्जनित बल काम करते हैं, और ये लगातार काम करेंगे जब तक इस एरिया को इसके बराबर लाकर ना खड़ा कर दे। इस एरिया को, मतलब इरोजन किसका होता है? जो कहीं न कहीं उच्चावच होते हैं, रिलीफ स्ट्रक्चर होते हैं, पहाड़ पठार इनका, राइट, उच्च स्थलाकृतियों का। तो जो बारिश के कारण जो यहाँ पे पानी आएगा, वो पानी इन छोटे छोटे वेदर्ड रॉक मटेरियल का अधिग्रहण करेगा, उनको अपने साथ में लेकर के नीचे की तरफ ले जाएगा, और इसको नीचे ले जा करके कहीं न कहीं इरोड कर दे, एक जगह पे डिपॉजिट कर देगा, एक जगह पे इकट्ठा कर देगा। और अपरदनकारी कारकों में, इरोजनल एजेंट्स में कौन कौन से हैं? कि जब भी कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है आपके पास में, तो सर उसकी ढलान है ना, ओके, उसका वेग ज्यादा है, ओके, हवा है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बह रही हैं, ठीक है सर। परंतु याद रखना कि अगर ये ढलान खत्म हो जाए तो सर यहां पे ज्यादा स्पीड है, यहां ज्यादा स्पीड है, यहां पहुंच गए तो अब हम यहां मैदान में, सर मैदान में इतनी स्पीड नहीं है। तो जैसे ही यहां पे अपरदनकारी एजेंट, जैसे आपके पास में एयर हो, चाहे वाटर हो, नदी हो, चाहे हवाएं हो, जब वो अपनी स्पीड खो जाए, वेग खो जाए, इसलिए वह नरम ढलानों पर ऊर्जा खो देती, और उनके द्वारा ले गए पदार्थ अपने आप व्यवस्थित होने लगते हैं। तो वो जैसे जैसे बड़े पत्थर लेके आए, तो वो बड़े पत्थर यहाँ पे नहीं लेके जा सकते, तो सबसे बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर छोटे पत्थर अभी भी अपने साथ लेके जाएंगे, छोटे पत्थर कहीं यहाँ पे ले जा करके वो निक्षेपित करेंगे, है ना। इससे आगे छोटे पत्थर भी नहीं जाएंगे, तो वो छोटे छोटे कणों को आगे निक्षेपित करेंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से यहां पे क्या हो रहा है? जैसे जैसे ढलान कम हो रही है, वो अपना वेग खोती जा रही है, अपनी स्पीड कम हो रही है पानी की, है ना। जैसे जैसे नदी की स्पीड कम हो रही है, पहले बड़े बोल्डर्स, फिर छोटे पत्थर, फिर कंकड़ जो है आपके, मिट्टी जो है, वो सबसे आगे तक को लेके जा रहे हैं। तो वेदरिंग समझ में आई कि वेदरिंग कहां हुई, है ना। इरोजन कैसे हुआ, कटाव कैसे हुआ, निक्षेपण डिपोजिशन कैसे हुआ। ये तीनों पॉइंट्स मेरे बच्चों को समझ में आ गए। अब इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण या अनन्य भाग, अनन्य हिस्सा इसको मैं कहूं, मृदा निर्माण। आओ इसको जानें, सीखें और समझें। यस स्टूडेंट्स, तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, रेदर इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण, वह इसके ऊपर और भी लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन की जाएगी जब हम अगली एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक्स पढ़ने वाले हैं। आइए हम पढ़ते हैं टॉपिक सॉइल एंड सॉइल फॉर्मेशन। देखिए यहां पे आपके पास में पूरा टोटलिटी के अंदर बेसिकली नहीं दिया गया है कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, कौन से लेयर को क्या नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यह एनसीईआरटी का विषय नहीं है, तथापि यहां पे एक समग्र, एक होलिस्टिक पिक्चर कहीं ना कहीं आपके सामने बन पाए, इसके लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मृदा निर्माण जो है आपके पास में, जो आपके सिलेबस पे दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जानने और सीखने की कोशिश करते हैं अगले 5-10 मिनट में। तो मिट्टी जो है, मृदा जो है, यह एक गतिशील माध्यम है, परिवर्तनशील माध्यम है, मतलब कॉन्टिन्यूअस उसके अंदर जो है चेंजेस होते रहते। इसका कंपोजिशन जो है, इसका नेचर जो है, वो कई कारकों के ऊपर प्रभावित करता है, और उन प्रभावी कारकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे मिट्टी में वह गतिशीलता, वह परिवर्तनशीलता देखने को मिलने वाली। इसमें एट अ टाइम कई रासायनिक, कई भौतिक और जैविक गतिविधियां, प्रक्रियाएं इसमें निरंतर चलती रहती हैं। और जैसे आपके पास में पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, फल फूल हैं, है ना, टहनियां हैं, आपके पास में ट्विग्स है आपकी, ठीक है ना, या अगर आपके पास में जो भी घास हो, या आपके पास में अगर मैं कह दूं कोई भी जीव हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, जब वह कहीं न कहीं मर जाता है, उनकी जो डेड बॉडी होती है, वो डिकेड, डिकम्पोज कार्बनिक पदार्थ जब इसके अंदर मिल जाते हैं, उसको हम बेसिकली कहते हैं ह्यूमस। क्या कहते हैं हम लोग? ह्यूमस। और यह कहीं न कहीं उर्वरकता, फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं।
तो यहां पे ह्यूमस कंटेंट कितना है आपके पास में, है ना, और ये ह्यूमस कंटेंट क्या है, यह कुछ नहीं है आपके पास में, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना। तो जो मृत, चाहे वह पादपों से बेसिकली हमको मिल रहा है, चाहे वह जीव जंतुओं से बेसिकली हमको मिलता है, तो वह कार्बनिक पदार्थ जो प्रायः हमको बेसिकली पेड़ पौधों से या फिर मृत जीवों से बेसिकली मिल रहा है, वह कहीं न कहीं ह्यूमस कहलाता है। और उस ह्यूमस की उपस्थिति से बेसिकली आपने देखा होगा कि मिट्टी का जो रंग है वह काला हो जाता है, डार्क हो जाता है, राइट। तो यह भी समझ में आ सकता है। हमने बताया कि सर मूलतः तो बेसिकली हमने देखा कि सर एक पेरेंट रॉक है, वो पेरेंट रॉक जैसे जैसे वेदर होती गई, उसका अपक्षय होता गया, उसमें कई इस तरह के कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस ऐड होते गए आपके पास में, ठीक है ना। धीरे 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 इसका इतना अच्छा अपर्दन हुआ कि सर पेरेंट मटेरियल सब सॉइल, टॉप सॉइल में बदला, और जब इसको ऊपर से यहाँ पे जो है ह्यूमस ऑर्गेनिक लेयर मिलने लगा, तो यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट जो है सॉइल हमको देखने को मिला, टॉप सॉइल ऑर्गेनिक लेयर सबसे ऊपर है इसका। सो अब क्या क्या इसके कारक रहते हैं कि सर कहीं पे बेसिकली जो हमको मिट्टी अलग तरह की मिलती है, कई जगह बहुत अलग तरह की मिलती है, कई जगह मिलती नहीं। रीजन क्या सर आपका? सबसे पहला है सर क्लाइमेट, जलवायु। वहां पे कैसा तापमान है, कैसी वर्षा हो रही है, क्या वह ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहा है या भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, नंबर 1। दूसरा वहां की टोपोग्राफी। सर मैं मैदानी एरिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा बेसिकली जो टाइम के लिए बेसिकली मिट्टी डेवलप अच्छी होगी वहां की, जबकि मैं ढलानी क्षेत्र की अगर बात करूं, जैसे मैं पहाड़ की बात करूं, तो इस ढलान पे तो सर जैसे ही मटेरियल वेदर हो वो हवा और पानी के साथ में नीचे चला गया, तो क्या यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होना लाजमी है? ज्यादा होगा? नहीं सर, इतना नहीं होगा। तो वहां की टोपोग्राफी, वहां की स्थलाकृति पे भी ये निर्भर करने वाला है, क्या वहां की ढलान कितनी है, वहां पे बेसिकली बाह्य जनित कारक कितने कार्य कर रहे हैं, राइट, वहां की टोपोग्राफी के ऊपर। तत्पश्चात टाइम। अगर आपके पास में मैं देखूं कि सर यहाँ पे पिछले 100 साल की मिट्टी है, एक है सर पिछले 1000 साल में बेसिकली जो मिट्टी का निर्माण हो, एक पिछले जो है 50,000 या लाख वर्षों से जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो जितना ज्यादा समय उतना ही ज्यादा रासायनिक, भौतिक, जैविक प्रक्रियाएं उसमें गतिशील रहेगी, वह उतना ही ज्यादा यह सॉइल फॉर्मेशन अच्छे से होगा, पेरेंट मटेरियल से सब सॉइल और टॉप सॉइल और ऑर्गेनिक लेयर अच्छा डेवलप हो पाएगा मिट्टी के अंदर। फिर से प्लांट और एनिमल्स, अगर किसी एरिया में ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु हैं, ज्यादा ज्यादा पेड़ पौधे हैं, जैसे ही वो जीव जंतु बेसिकली मृत होते हैं, पेड़ पौधे मृत होते हैं, तो उनका जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो मृत जो कार्बनिक पदार्थ है, वो जाता है मिट्टी के अंदर, और ह्यूमस कहीं न कहीं आपके पास में ऑर्गेनिक लेयर ऐड करता है, उसके कारण फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो जहां भी पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जहां पे भी ज्यादा यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, वहां पे सॉइल फर्टाइल देखने को मिलेगी आपको। पेरेंट मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट मटेरियल कैसा है। अगर आपका पेरेंट मटेरियल जिस प्रकार का होगा, जैसे तत्व उसमें होंगे, वैसे ही बेसिकली मिट्टी के भी अंदर तत्व और उसी प्रकार के उसकी भी गुणवत्ता होने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कई सारे कारक हैं, जलवायु से लेकर, स्थलाकृति से लेकर, समय से लेकर के यहाँ पे जैविक प्रक्रियाएं, और कई तरह का यहाँ पे जो है मूल प्रकृति कैसी है, मटेरियल कैसा है, उसी आधार पे अलग अलग तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। लोमी, सैंडी या क्ले प्रकार की हो सकती है। सो जो मृदा का निर्माण है ना, तो उसको अंग्रेजी में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड दिया गया है, पैडोजेनेसिस। क्या नाम दिया गया है आपके पास में? पैडोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस, है ना। तो ये जो पैडोजेनेसिस है ना आपके पास में, इसका मतलब होता है मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। अब हम कहते हैं ना सर पहले तो ये एक रॉक थी, ये रॉक का धीरे धीरे ऊपर वाला मटेरियल वेदर हुआ, फिर और मटेरियल वेदर हुआ आपके पास में। सो धीरे धीरे ये जो रॉक फॉर्मेशन की प्रोसेस, इसको पैडोजेनेसिस का नाम दिया गया। सबसे पहले बताया जाता है कि ये मौसम पे निर्भर करती है, क्लाइमेट पे निर्भर करती है। यह अपक्षय आवरण या अपक्षय सामग्री की गहराई है, जो मिट्टी के निर्माण के लिए बुनियादी इनपुट होती है। हमने कहा ना कि सर ये जो रॉक है, इसका कितना मटेरियल वेदर हुआ, कितना मटेरियल वेदर हुआ, इसी को ही बेसिकली धीरे धीरे जो है यह कारक मिलके बेसिकली क्या कर देंगे, स्लोली कई सैकड़ों वर्षों में मिट्टी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है? पहले एक रॉक होता है, बेड रॉक होता है। उस बेड रॉक का जो है पेरेंट मटेरियल धीरे धीरे उसका अपक्षय होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। उसके फिर बड़े टुकड़े नीचे, छोटे टुकड़े ऊपर, इस तरीके से एक हॉराइजन बन जाते हैं, है ना, ए और सी हॉराइजन, और बीच में कहीं ना कहीं ये बी हॉराइजन पैदा हो जाता है। ऊपर एक ह्यूमस वाली लेयर ऐड हो जाती है आपके पास में, ठीक है ना, जहां पे आपके पास में फर्टिलिटी वगैरह ऐड हो पाए। तो धीरे धीरे
अपक्षयित आवरण, अपक्षयित सामग्री की गहराई मिट्टी के निर्माण के लिए बुनियादी इनपुट होती है। तो ये अपक्षयित सामग्री है, यही आगे जाकर के मिट्टी के लेयर्स बनाने वाली, सॉइल लेयर्स बनाने वाली। तो मिट्टी बनाने के कारक क्या क्या? सबसे पहला कारक मूल सामग्री, कैसी चट्टान है आपके पास में। दूसरा कारक कैसी टोपोग्राफी, कैसी स्थलाकृति, पहाड़, पठार, मैदान, कहाँ की बात कर रहे हो। फिर क्लाइमेट, जलवायु, है ना, कितना प्रकाश, कितना दाब, कितनी बेसिकली हवा, ये सारी चीजें, कितनी बारिश। फिर जैविक गतिविधियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके मृत अवशेष, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर कितने समय की बात कर रहे हो, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, उसी आधार पे हमारी सॉइल, हमारी मिट्टी का निर्माण होने वाला है। सो स्थलाकृतियां, टोपोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती है। जैसा कहा जाता है ना, आपके पास में जैसा घी वैसा चूरमा, मारवाड़ी में हमारे कहावत है। तो मृदा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बेसिकली जो प्रभावी कारक जो होता है ना, वह कारक स्थलाकृति, उच्चावच होते हैं, टोपोग्राफी होती है। कि सर जो मूल शैल है, जो मूल रॉक है हमारी, वहां से की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरे निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। यहां से स्थलाकृति मूल पदार्थ को आच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंधित में प्रभावित करती है। स्थलाकृति धरातलीय उपसतही प्रवाह की प्रक्रियाओं को मूल पदार्थों के संबंध में प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर थिन या फिर सपाट क्षेत्रों पर थिक हो सकती हैं, और इन ढलानों पर अपर्दन मंद या जल का परिश्रवण, पर्कुलेशन अच्छा रहता है और मृदा निर्माण बहुत अनुकूलन हो जाता है। तो सपाट और समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, क्ले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है, तथा जैव पदार्थों के अच्छे एकत्रीकरण के कारण मिट्टी का रंग गहरा काला हो जाता है। तो कहीं हम कहते हैं कि सर जैसे ये पहाड़ है, तो सर यहाँ पे जैसे ही कोई वेदर्ड मटेरियल, अपक्षय, छोटी छोटी रॉक्स है ना, वो हवा के साथ, पानी के साथ नीचे आ जाती, तो सर यहाँ कोई ज्यादा बड़ा, कोई ज्यादा गहरी मिट्टी की लेयर, सतह नहीं पाई जाती। जबकि सर इस मैदानी भाग में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे कई समय तक पानी भी इसमें अच्छे से रिसेगा कि सर स्मॉल पार्टिकल्स जो पानी के, दे आर बाउंड टू क्रम टुगेदर, पर्कोलेशन होगा इनके अंदर। क्या देखने को मिलेगा? पानी पर्कोलेट होगा, पानी नीचे की तरफ जाएगा, है ना। ऊपर क्या रहेगा? हवा और पानी इसके अंदर जा रहा है, परफोरेशन हो रहा है इसका, अच्छा है ना। ऊपर ह्यूमस की लेयर ऐड ऑन हो रही है। अब ये निक्षेपित हो गया एक जगह पे, लेयर पे लेयर पे लेयर, एक सतह पे दूसरी सतह पे। तो ये कह रहा है कि सर निम्न ढाल जो है वहां पे पर्कुलेशन देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा जैव पदार्थ, ह्यूमस मटेरियल देखने को भी मिलेगा। हमारा पेरेंट मटेरियल कैसा है, हमारा ये पेरेंट मटेरियल कैसा है, यह बेडरॉक कैसा है, इस बेडरॉक के आधार पे ही तो बेसिकली हमारा जो है रॉक फ्रेगमेंट होगा, सब सॉइल होगा, टॉप सॉइल होगा, उस पर फिर ह्यूमस ऐड होगा। तो हमारी जो सॉइल की प्रकृति है उसमें एक महत्वपूर्ण कारक है पेरेंट मटेरियल, अभिभावक सामग्री कैसी, हमारी बुनियादी चट्टान कैसी थी। मूल सामग्री मिट्टी निर्माण के एक निष्क्रिय नियंत्रक है, और इसमें यह एक इन सिटू या साइट पर अपक्षित चट्टान का मलबे की बात कर रहे हैं। तो या परिवहनित जमा की गई मिट्टी हो सकती है आपके पास में, मूल सामग्री में कोई भी चीज हो सकती है। या तो सर एक ही जगह की रॉक है और इस रॉक का ऊपर वाला भाग जो है इसको मिट्टी में कन्वर्ट जा रहा है, या फिर सर कहीं से लाकर के मिट्टी को यहाँ पे लेयर बाय लेयर ऐड ऑन कर दिया गया। दोनों चीजें हो सकती है। इंसिटू भी बात की गई है आपके पास में, और ट्रांसपोर्टेशन की बात। इंसिटू का क्या मतलब हो गया आपके पास में? साइट पर, उसी जगह पे, उसी स्थान पे ही। तो मूल सामग्री के तहत अपक्षय की प्रकृति और दर और अपक्षय आवरण की गहराई महत्वपूर्ण होती है। कि सर अपक्षय कैसा है, केमिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, किस स्पीड से, कम स्पीड से, फास्ट स्पीड से है। फिर सर अपक्षय आवरण सर कितनी गहराई तक बेसिकली जो है हमारे पास में उसका अपक्षय किया गया है, मतलब सॉइल का प्रोफाइल की बात की गई है। तो तल रूप जो होता है, टोपोग्राफी होती है, वह भी महत्वपूर्ण है। तो मूल सामग्री के तहत स्थलाकृति भी एक अन्य निष्क्रिय सामग्री है। सर पहाड़, पठार या मैदान, किस स्थलाकृति पे आप बेसिकली मिट्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भी है। फिर स्थलाकृति का प्रभाव जो है वह कवर की गई सतह के सूर्य के प्रकाश के संपर्क की मात्रा और मूल सामग्री के ऊपर उसके माध्यम की सतह पर, उप सतह पर जल निकासी की मात्रा। कि सर कितने टाइम तक इस मटेरियल के ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश सीधे गिरा है, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि सर पानी अगर बहा है तो कितने टाइम के लिए यहाँ पे बहा है। फिर वही बात कर रहा है सर इस एरिया के ऊपर भी सूर्य का प्रकाश कितने देर तक गिरा है, पानी बहा है तो कितने टाइम तक बहा है। ये सारी चीजें मिलकर के सॉइल का डिपेंड करती हैं। तो जो स्थलाकृति, चाहे हमारे हिमालय हो, चाहे हमारे मैदान हो, चाहे हमारे पठार हो, चाहे हमारे तटीय मैदान हो, ये सब स्थलाकृतियों का भी प्रभाव होता है। जलवायु का भी बताया,
कि सर मृदा निर्माण के जलवायु का एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है आपके पास में। तो मिट्टी के विकास में शामिल जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी तीव्रता, किसकी तीव्रता की बात कर रहे हैं कि सर आवृत्ति, वर्षा, वाष्पीकरण, आर्द्रता की अवधि, है ना, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब पानी, H2O वाटर, कि कितना पानी है उस एरिया में। दूसरा मौसम और दैनिक भिन्नताओं के तापमान, मतलब तापमान, टेम्परेचर। तो कुल मिला के जब भी मैं कहूं जलवायु तो ये दो चीजों के ऊपर है। तो एक तो इस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, फिर दूसरा पूछेगा ये रेन, बारिश, मतलब वाटर, पानी या बारिश ज्यादा है या कम है। इसके आधार पे बेसिकली जो है अलग अलग प्रकार की यहाँ पे हमारी मिट्टी मिलने वाली है, हमको अलग अलग प्रकार की मिट्टी मिलने वाली है, ठीक है ना। तो विश्व में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, जहां पे सॉइल का मॉइस्चर अलग अलग है, जहां पे बारिश ज्यादा, जहां पे बारिश ज्यादा, वहां पे अलग अलग सॉइल मॉइस्चर देखने को मिल रहा है, अलग तरह की सॉइल देखने को मिल रही है। जहां पे मॉइस्चर कम, वहां पे अलग तरह की सॉइल देखने को मिलेगी। यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली सर। सो जैविक गतिविधियां भी है ना, कि सर जो हमारी मिट्टी है इसमें कई बैक्टीरिया, कई बीटल, कई वर्म्स, कई कीड़े, कई विषाणु, कई कीटाणु, कई जीवाणु, है ना, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मिलके इस वनस्पतिक आवरण और जीव की जो शुरुआत के बाद से चरणों के मूल सामग्री पर कब्जा करते हैं, कार्बनिक पदार्थ और नमी बनाए रखने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है आपके पास में, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये सब बेसिकली क्या करते हैं, दे आर ऑल आर हियर कि सर वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए सॉइल के अंदर। तो जीवाणु गतिविधियां जब हो रही है मिट्टी के अंदर, है ना, कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तब यहां पे जो है जैविक गतिविधियां ज्यादा होगी। टेम्परेचर कम हुआ, जैसे पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास में, बर्फीले एरिया में, ठंडे एरिया में, तो जैसे ये ठंडे एरिया में जाता है तो वहां पे बेसिकली जलवायु के अंदर ह्यूमस जमा हो जाता है, ठंडे वायु में ह्यूमस जमा हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया की वृद्धि धीमी हो जाती है वहां पे। तो ह्यूमस कंटेंट जो है ना, वो आपके पास में ज्यादा देखने को मिलेगा। सो जीवाणु गतिविधि की तीव्रता ठंडी और गर्म जलवायु की मिट्टी के बीच में अंतर को दर्शाती। ठंडी जलवायु में ह्यूमस जमा हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिग्रेड ही नहीं कर पाता, बैक्टीरिया है ही नहीं, बैक्टीरिया की ग्रोथ ही नहीं है, बैक्टीरिया कम टेम्परेचर में सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है सर आपके पास में। फिर है सर समय। समय सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है इसके संचालन के अंदर, कि सर मिट्टी कितनी परिपक्वता होगी, कि सर उसके जो सॉइल के प्रोफाइल है अच्छे से डेवलप हुए या नहीं हुए आपके पास। सॉइल प्रोफाइल की यहाँ पे बात की जा रही है ना, कि उसका प्रोफाइल का विकास हुआ कि नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है ना। चलो, विद दिस बीइंग सेड, ये तो रहा आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश। और अब हम कुछ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, देयर आर सम प्रैक्टिस एमसीक्यूज जिनको हम बेसिकली लिखने की कोशिश करते हैं। जल्दी से मुझे बताएंगे, पृथ्वी की पपड़ी या फिर भूपर्पटी की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे की सतह कैसी है? क्या ये गतिशील है, क्या ये चिकनी है, या गोल है, या उपरोक्त सभी? तो हमको पता होना चाहिए कि ये गतिशील है, लगातार जो भूपर्पटी है वह मूव कर रही है। पृथ्वी की सतह लगातार बाहरी शक्तियों के अधीन हो रही है, ठीक है ना। बाह्य बलों को क्या कहते हैं? बाह्य बलों को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्जात बल कहते हैं। कि सर लगातार जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, हवा, पानी, ग्लेशियर, ठीक है, बहिर्जात बल है। बहता पानी, भूजल, ग्लेशियर, हवा, लहरें, धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? टेक्टोनिक, भू आकृतिक एजेंट, डायस्ट्रॉफिक या फिर ज्वालामुखी? तो हम कहेंगे सर ये भू आकृतिक एजेंट है, ये सारे क्या है? भू आकृतिक, और वो भी कैसे? बहिर्जनित भू आकृतिक एजेंट्स है आपके पास में। ज्वालामुखी में किसकी गति शामिल है? चट्टाने, पिघली हुई चट्टाने, द्रव या खनिज? कमेंट करके बताओ। तो आप बताएंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे आपके पास में होगी मॉल्टन रॉक्स, जिसको हम लोग कहेंगे अगर पृथ्वी के अंदर है तो हमने इसको नाम दिया है मैग्मा, बाहर है तो नाम दिया है लावा। पिघली हुई चट्टाने, अंदर है तो मैग्मा, बाहर है तो लावा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नई सतह को रासायनिक हमले के संपर्क में लाने में मदद करता है और नमी और हवा के प्रवेश में सहायता करता है? तो आपको पता होना चाहिए केचुए। ये बेसिकली क्या करेंगे? सॉइल के अंदर बेसिकली नीचे तक जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे। ये एक टनल सा, एक रास्ता सा बना देते हैं। दीमक, कछुए, कृंतक, ये सब यही काम करते हैं। मिट्टी के अंदर जाएंगे, बिल खोदेंगे, वापस बाहर आएंगे, बिल खोदेंगे, वापस बाहर आएंगे। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, जो हवा पाई जाती है उसको भी नीचे जाने का रास्ता दिया। फिर अगर यहाँ पे कहीं न कहीं बारिश हुई, कहीं रेनफॉल हुआ आपके पास में, तो ये बारिश की जो बूंदे है वो भी नीचे जाएगी आपके पास में। तो यहाँ पे
एयर और वाटर जो है, हवा और पानी जो है वो मिट्टी के अंदर तक पहुंच पाता है। तो इन जैविक प्रक्रियाओं के कारण हुआ, इन जीवों के कारण ये संभव हो पाया, ठीक है ना, जैविक अपक्षय के अंदर लिख पाएंगे इसको। सो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामूहिक संचलन के दौरान, मतलब मास मूवमेंट के दौरान अपने साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ले जाता है ना? सर मलबा यहाँ पे कौन लेके जाता है आपके पास में? हवा ले जाता है, पानी ले जाती, ग्लेशियर ले जाते हैं, पर रेत तो अपने आप में खुद ही मलबा है, मिट्टी तो खुद ही मलबा है, वो क्या लेके जाएगी? राइट, समझ में आया? क्वेश्चन है PYQ ये। तो क्या कारण है कि हिमालय में भूस्खलन और हिमस्खलन और भूस्खलन अक्सर दिखते हैं? अब आप कहोगे सर भूस्खलन और हिमस्खलन क्या है सर? सर जब यहाँ पे अगर रॉक्स नीचे गिरे, है ना, चट्टाने नीचे गिरे, है ना, तो इसको हमने क्या कहा आपके पास में? भूस्खलन कहा सर आपके पास में, या लैंडस्लाइड कहा हमने, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे कुछ एरियाज हो सकते हैं ना जहां पे बर्फ जमी हुई हो, बर्फ जमी हो, आइस की शीट है, अभी आइस की शीट ग्रेविटी के अंदर नीचे आने लग जाए, है ना, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में नीचे की तरफ आने लग जाए, ये क्या है? आइस शीट, हिम आच्छादित क्षेत्र। तो जो ये बर्फ है ये नीचे की तरफ आने लग जाए तो इसको हम कहते हैं हिमस्खलन। क्या है? इस बार स्लाइड क्या हुआ? हिम, बर्फ, है ना, तो ये याद रख सकते हैं, इसको हम लोग लैंडस्लाइड भी कह सकते हैं। ये वाला लैंडस्लाइड हो गया और वो है हिमस्खलन। तो यहाँ पे रीजन है आपके पास में तलछटी चट्टानों और संबंध और अर्ध संकेतित निक्षेपों के बहने से हिमालय विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। तो हिमालय में लगातार टेक्टोनिक मूवमेंट भी हो रही है, टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, उसके कारण भी मूवमेंट हो सकती है। फिर सर ढलान बहुत ही तीव्र है, तो हिमालय की तीव्र ढलानों के कारण भी एवलांच आते हैं, है ना, एवलांच आते हैं। हिमस्खलन को क्या लिखते हैं हम लोग? एवलांच लिखते हैं। चलो दैट्स इट। अपवर्तनकारी इरोजनल फैक्टर्स क्या खो देते हैं जिससे कि नरम ढलानों पर ऊर्जा और उसके द्वारा लाई गई सामग्री अपने आप स्थिर होने लगती है ना? कि सर यहां से जैसे जैसे वह नीचे की तरफ जाता है, यहां से पानी आया, ये क्या है? इरोजन, अपवर्तनकारी एक कारक है। यह जैसे जैसे नरम ढलान पे आया तो वो इसने क्या ऐसी चीज खो दी है कि यहां पे अपने साथ में जितनी भी वो सामग्री लाया है वो धीरे धीरे निक्षेपित कर देता है, वह सामग्री स्थिर होने लगती है। हम कहते हैं सर वो अपना वेग खो देता है। पानी की जो स्पीड यहां पे भी बेहतर बनी रहे तो भले ही फ्लैट लैंड होना क्या हुआ, वो तो चीजों को और भी आगे ले जाएगा। सर पानी की स्पीड नहीं बनी रहती, स्पीड बनी हुई थी ढाल के कारण, वो ढाल वह कहीं न कहीं स्टीप स्लोप खत्म हो चुका है, ठीक है। निक्षेपण क्षरण यहां पे याद रखते हैं कि यहां पे कारक जब अपना वेग खो देते हैं तो नरम ढलानों पे यहां पे पदार्थ अपने आप व्यवस्थित होने लग जाते हैं, जिनको डिपोजिशन कहा, निक्षेपण कहा। निक्षेपण से अवसाद भर जाते हैं। फिर अगला प्रश्न, यदि मिट्टी बहुत ठंडी या बहुत शुष्क हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भी धीमी या मंद हो जाती? जैविक गतिविधियां। क्योंकि जब भी आपके पास में मिट्टी ज्यादा ड्राई होगी या उसके अंदर अगर मैं कह दूं आपके पास में बहुत ही शुष्क होगी या फिर ठंड होगी, जैसे आपके पास में टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम हो गया, कोल्ड है टेम्परेचर में, दोनों ही चीज में जो है आपके माइक्रोब्स जो भी है ना, जो भी सूक्ष्म जीव हैं वह उनकी गतिविधियां बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो जैविक गतिविधियां बंद हो जाती है या धीमी हो जाती है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सॉइल में। आज का अंतिम प्रश्न, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसे मिट्टी से सिलिका निकाला जाता है? देखिए मिट्टी से सिलिका निकालने को हम लोग कहते हैं शुष्कीकरण। क्या कहा जाता है आपके पास में? मिट्टी से सिलिका निकालने जाता है, इसको शुष्कीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है आपके पास में, है ना। तो वर्षा मिट्टी को नमी प्रदान करती है जिससे रासायनिक और जैविक प्रतिक्रियाएं होती। अतिरिक्त पानी मिट्टी के घटकों को मिट्टी के माध्यम से नीचे की ओर ले जाने में मदद करता है ना। और यहाँ पे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, भूवर्षीय क्षेत्रों में बेसिकली जलवायु में न केवल कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि बल्कि सिलिका का एक बड़ा हिस्सा भी मिट्टी से निकल जाता है। और मिट्टी से सिलिका के हटने को शुष्कीकरण के रूप में जाना जाता है ना। यहाँ पे क्या हो गया? वो एरिड हो गई सॉइल। कैसी हो गई? एरिड हो गई, ड्राई हो गई। चलो दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ कहां मिलेगा? हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी से ज्वाइन कीजिए, @jagdishjangid123। यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कहां लिखने वाले हैं? टेलीग्राम पे ही @ आगे लिखना @JJSirPWUPSC, ये आपका टेलीग्राम हैंडल है। आई गेस ये क्लास का चैप्टर बहुत ही अच्छे से हुआ। इस सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और कमेंट करके अपनी टेस्टिमनी जरूर बताना कि जो ये मेहनत करके सहजता से आप जो सीख रहे हैं ये लेसन कैसा लग रहा है आपको, ठीक है ना। क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका फीडबैक बहुत ही महत्वपूर्ण। मैं हमेशा से कहता हूँ सीरियस और सिंसियर स्टूडेंट्स का फीडबैक ही कहीं न कहीं एक टीचर के लिए
रियल करेंसी है दोस्तों, ठीक है ना। आप अपने आइडियाज, आप अपनी एडवाइस, अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, आप अपना ओपिनियन वहां जता सकते हैं, आप कहीं न कहीं कमेंट कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं ये क्लास कैसी लगी है आपको, राइट। क्यों? क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट क्या करने वाला है पता है दोस्तों? एक लाइक और एक कमेंट इस वीडियो को भारत में ही नहीं विश्व में उन तमाम हिंदी भाषी विद्यार्थियों तक लेके जाएगा जिनके पास में शायद वो संसाधन नहीं है ऐसे चैप्टर्स को कहीं न कहीं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से सीखने और समझने की। सो नॉट ओनली आपका कहीं न कहीं यहाँ पे व्यू जानने को मिलेगा, कैसी लगी ये क्लास यह जरूर बताएं, और डेफिनेटली आपका फीडबैक जानने के लिए मैं उतना ही उत्सुक हूं जितना कि आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू, जय हिंद। विद अ स्माइल ऑन योर फेस आई एम लिविंग कि आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और कोई भी डाउट आएगा यू आर ऑलवेज गोइंग टू आस्क मी एट JJ Sir PW UPSC। थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।